आज हम एक ऐसी किताब शुरू कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन पर नियंत्रण पाएं, बीते हुए कहानियों और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पीछे कैसे छोड़ें, वर्तमान में जीना की आदत कैसे डालें, समानता और योगदान के जरिए गहरे रिश्ते कैसे बनाएं, अपने वैल्यूज पर डटे रहने की हिम्मत कैसे जुटाएं, भले ही इसके लिए अस्वीकृति का सामना क्यों न करना पड़े। ये शानदार किताब इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा द्वारा लिखी गई द करेज टू बी डिसलाइक्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस किताब के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। इसमें ना एक नौजवान और एक फिलोसोफर के बीच जबरदस्त बहस है। हाँ, और मुद्दा बड़ा गहरा है। क्या ये दुनिया, ये जिंदगी सच में उतनी सिंपल है जैसा फिलोसोफर मानते हैं, या फिर उतनी ही उलझी हुई, कॉम्प्लिकेटेड जैसा वो नौजवान महसूस करता है? बिल्कुल। और सवाल ये भी उठता है कि ये जो उलझन है, ये दुनिया की है या सिर्फ हमारे देखने के तरीके की? और क्या लोग बदल सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी बहस को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत नौजवान के पॉइंट से करते हैं। हाँ, वो कहता है बचपन कितना सही था, सब आसान लगता था, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, बस मम्मी पापा का प्रोटेक्शन था और लगता था फ्यूचर में तो कुछ भी पॉसिबल है, कोई लिमिट ही नहीं। जैसे दुनिया की जो असलियत है उससे आंखें बंद थी एक तरह से। पर फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, सच्चाई सामने आती है। असली दुनिया, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ, नौकरी, घर, समाज, ये सब। हाँ, और फिर दुनिया की बड़ी परेशानियां भी दिखने लगती हैं। भेदभाव है, लड़ाई झगड़े हैं, कहीं गरीबी है, कहीं बहुत अमीरी। जिंदगी एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बिल्कुल। और वो कहता है कि पहले शायद धर्म या भगवान का कोई आसरा था, पर अब वो भरोसा भी जैसे कमजोर पड़ गया है। लोग बस चिंता और शक में जी रहे हैं। और उसे लगता है कि वो इस उलझन में फंस गया है, शायद बदल भी नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि फिलोसोफर इन सब बातों के बावजूद कहते हैं नहीं, दुनिया और जीवन आज भी सिंपल है। हाँ, उनका तर्क बड़ा सोचने वाला है। वो कहते हैं देखो, दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फिर क्या है? हम अपने मन से उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। उनका कहना है कि हम ऑब्जेक्टिव दुनिया में नहीं जीते। ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसी दुनिया जो सबके लिए बिल्कुल एक जैसी हो। पत्थर सबके लिए पत्थर है, पानी सबके लिए पानी, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा। पर हम जीते हैं सब्जेक्टिव दुनिया में, जिसे हमने खुद मतलब दिया है। आपकी दुनिया शायद मेरी दुनिया से अलग है। ये बात थोड़ी हजम करनी मुश्किल है। अगर हम एक ही जगह है, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, तो दुनिया अलग कैसे? इसे समझने के लिए वो कुएं के पानी का उदाहरण देते हैं। सोचिए एक कुआं है, ठीक है, जिसका पानी मान लीजिए पूरे साल लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, थर्मामीटर से नाप सकते हैं। ये तो ठीक है। लेकिन वही पानी गर्मियों में पियो तो कैसा लगता है? ठंडा, एकदम ठंडा। और सर्दियों में? सर्दियों में छुआ तो गुनगुना सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। पानी वही है, टेम्परेचर वही 18 डिग्री, पर हमारा एहसास बदल गया मौसम के हिसाब से। सही बात है। यही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। उस पल में वो ठंडा या गर्म एहसास ही हमारे लिए असली होता है। अच्छा, तो दुनिया कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा नजरिया वैसा है। हाँ, यही पॉइंट है। अगर हम अपना नजरिया बदल सके तो दुनिया को महसूस करने का तरीका भी बदल सकता है। ये एक तरह की पावर है हमारे पास। वाह, ये तो दिलचस्प है। तो जैसे अगर किसी ने काले रंग का चश्मा पहना हो तो उसे सब कुछ काला ही दिखेगा। एकदम सही पकड़ा। और फिर वो इंसान दुनिया के अंधेरे की शिकायत करे। हाँ। तो फिलोसोफर पूछते हैं, क्या उस इंसान में वो चश्मा उतारने की हिम्मत है? ये है असली सवाल। हिम्मत? हाँ, करेज। क्योंकि हो सकता है बिना चश्मे के दुनिया इतनी रोशन लगे कि आंखें चौंधिया जाएं, शायद वो डर जाए, शायद वो वापस चश्मा पहनना चाहे। पर मुद्दा ये है, क्या उसमें दुनिया को बिना किसी फिल्टर के सीधे सीधे देखने का साहस है? बात हिम्मत की है। तो नजरिया बदलना सिर्फ सोच नहीं, हिम्मत का भी काम है। और एक और सवाल जो नौजवान बार बार पूछता है, हाँ? कि क्या लोग बदल सकते हैं? क्योंकि वो खुद को बहुत फंसा हुआ, दुखी महसूस करता है। और फिलोसोफर का जवाब एकदम साफ है, हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। हर कोई बदल सकता है और खुश रह सकता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन नौजवान को इस पे यकीन नहीं आता। उसे लगता है लोग नहीं बदलते और वो खुद भी नहीं बदल पा रहा। हाँ, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच। क्या फिलोसोफर ये बताते हैं कि उनके ये विचार आए कहाँ से? कोई आधार? वो थोड़ा इशारा करते हैं, ग्रीक फिलॉसफी का जिक्र करते हैं और एक और दर्शन का भी। कहते हैं कि ये विचार वहाँ से प्रभावित है, पर इस पर वो आगे बात करने को कहते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये बात निकल कर आ रही है कि दुनिया सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड? ये शायद हमारे देखने के तरीके पर, हमारे सब्जेक्टिव नजरिए पर बहुत निर्भर करता है। हाँ, वो कुएं का पानी या काले चश्मे वाला उदाहरण सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम अपने इस सब्जेक्टिव नजरिए को, अपने पहने हुए चश्मे को, क्या उसे देखने और जरूरत पड़ने पर बदलने का वो साहस रखते हैं? बिल्कुल। तो आज की चर्चा से बस एक विचार साथ लेकर जाइएगा। अगर दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा चश्मा हमने पहन रखा है, तो क्या हम उस चश्मे को बदलने या शायद बस एक बार उतार कर देखने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिएगा। Now starting, Section 1, The First Night, Deny Trauma, Chapter 1, The Unknown Third Giant. क्या लोग बदल सकते हैं? बहुत लोग मानते हैं कि नहीं, वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, ये आम धारणा है। सोर्स में एक दोस्त का उदाहरण है जो सालों से अपने कमरे में बंद है। बाहर जाना तो चाहता है पर जा नहीं पाता। तो क्या इसका कारण उसका अतीत है, कोई पुराना ट्रॉमा? देखिए, यहीं पर एडलेरियन साइकोलॉजी का नजरिया एकदम अलग है, जो पारंपरिक सोच है जिसे एटियोलॉजी कहते हैं। एटियोलॉजी मतलब कारण खोजना। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट वाला नजरिया, कि अतीत के कारण आज के हालात तय करते हैं। जैसे उस दोस्त के कमरे में बंद होने का कारण शायद बचपन का कोई बुरा अनुभव या ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन एडलर कहते हैं कि अगर सिर्फ अतीत ही सब कुछ तय करता, जिसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं,
तो फिर एक जैसे बुरे अनुभव वाले सभी लोगों का अंजाम भी तो एक जैसा होना चाहिए। हाँ, पर ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए एडलर डिटर्मिनिज्म को नहीं मानते। तो फिर एडलर क्या कहते हैं? अगर अतीत कारण नहीं है तो क्या है? एडलेरियन साइकोलॉजी फोकस करती है टीलियोलॉजी पर। टीलियोलॉजी, ये क्या है? टीलियोलॉजी यानी हमारे वर्तमान गोल्स या मकसदों पर। मतलब हमारा व्यवहार हमारे लक्ष्यों से तय होता है, अतीत से नहीं। अच्छा, तो उस दोस्त वाले उदाहरण में ये कैसे लागू होगा? टीलियोलॉजी के नजरिए से देखें तो हो सकता है कि वो दोस्त अनजाने में बाहर जाना नहीं चाहता। जाना नहीं चाहता, पर वो तो कह रहा है कि जाना चाहता है। हाँ, चेतन मन कॉन्शियस माइंड से चाहता होगा, पर शायद अनजाने में उसका कोई गोल है जो बाहर न जाने से पूरा होता है। जैसे कि क्या गोल हो सकता है? जैसे हो सकता है उसे लगता हो कि कमरे में रहकर उसे माता पिता का ज्यादा ध्यान मिलेगा, या शायद बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने से बचने का एक तरीका हो। तो इस गोल को पूरा करने के लिए वो अनजाने में डर और घबराहट मतलब एंजाइटी जैसी भावनाएं पैदा कर रहा है। मतलब डर और घबराहट असली है, पर उनका मकसद बाहर ना जाना है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर एडलर का यही मानना है कि भावनाएं भी अक्सर किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ट्रॉमा का क्या एडलर उसे पूरी तरह नकार देते हैं? ये मानना मुश्किल है। नहीं, एडलर ट्रॉमा के असर को नकारते नहीं है। वो ये नहीं कहते कि बुरे अनुभव का कोई असर नहीं होता। तो फिर वो कहते हैं कि हम अपने अनुभवों से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम उन अनुभवों को जो मतलब देते हैं वो हमारी जिंदगी तय करता है। मीनिंग वी गिव देम इज सेल्फ डिटर्मिनिंग। अच्छा, मतलब अनुभव तो है, पर उसका मतलब हम चुनते हैं। बिल्कुल, अनुभव का प्रभाव जरूर होता है, लेकिन वो हमें पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। हम चुनते हैं कि हम अपने अतीत को कैसे देखें और अपनी जिंदगी कैसे जिएं। एक बहुत पावरफुल विचार है। सोर्स में गुस्से का भी एक उदाहरण था, है ना? हाँ, गुस्से का। जैसे मान लीजिए कल किसी ने मुझ पर कैफे में कॉफी गिरा दी और मैं पूरी तरह चिल्ला पड़ा। ये तो एकदम अचानक हुआ लगता है। इससे मेरा क्या गोल हो सकता है? गुस्सा तो बस आ जाता है नहीं? टीलियोलॉजी के अनुसार गुस्सा आया नहीं, उसे लाया गया किसी मकसद के लिए। लाया गया? क्या मतलब, क्या मकसद? मकसद शायद वेटर पर काबू पाना था, उसे जल्दी से अपनी बात मनवाना था, या उसे एक तरह से झुकाना था। तो यहाँ गुस्से को एक हथियार, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। गुस्से को एक टूल की तरह? हाँ, सोर्स में वो माँ वाला उदाहरण भी याद है। बेटी पर चिल्ला रही है, फोन बजता है, आवाज एकदम पोलाइट हो जाती है। हाँ, याद है। और फोन रखते ही वापस चिल्लाना शुरू। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गुस्सा कंट्रोल में था, उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गुस्सा अक्सर एक टूल होता है जिसे हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, न कि कोई अनकंट्रोलेबल भावना जो हम पर हावी हो जाती है। अच्छा, तो मेरा चिल्लाना भी शायद उस स्थिति को कंट्रोल करने का एक चुना हुआ तरीका था, भले ही मुझे इस वक्त एहसास न हुआ। तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर एडलर का नजरिया हमें ऐसा क्यों हुआ वाली सोच से हटाकर, मतलब अतीत के कारणों से हटाकर, मकसद क्या है या किस लिए हुआ, इस पर सोचने को कहता है, वर्तमान गोल पर। हाँ, कि हम अपने अनुभवों का मतलब खुद चुनते हैं और शायद अपनी भावनाएं भी किसी मकसद के लिए बनाते हैं, अनजाने में ही सही। बिल्कुल, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है कि हमारी जिंदगी हमें किसी और ने दी नहीं है, बल्कि हमने खुद चुनी है। हाँ, और हम ही तय करते हैं कि इसे कैसे जीना है। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हम अपने भविष्य के रचयिता हैं। सही कहा। ये वाकई काफी गहरा है। अगर हम अनजाने में गुस्सा या डर जैसी भावनाएं भी किसी मकसद के लिए बना सकते हैं, तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या क्या है जो हम खुद चुन रहे हैं, जिसका हमें शायद एहसास भी नहीं। हाँ, ये सवाल सोचने लायक है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए। Now next chapter, freedom from past, improve yourself. कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि गुजरे कल की कोई बात, कोई घटना आज भी मतलब पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर किसी और को देख के लगता है कि काश यार जिंदगी ऐसी होती, काश हम उनके जैसे बन पाते। आज हम इसी उलझन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक किताब है, अतीत के बंधन तोड़ो, स्वयं को स्वीकारो। इसके कुछ हिस्से हैं जो एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है। ये बेसिकली सोचने का एक तरीका है जो हमारे पर्पस, समाज से कनेक्शन और दुनिया को देखने के हमारे अपने नजरिए पर जोर देता है। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे हम गुजरे कल के असर से आजाद हो सकते हैं और खुद को बेहतर तरीके से अपना सकते हैं बिना किसी और की कॉपी बनने की कोशिश किए। चलिए इसको खोलकर देखते हैं जरा। तो पहला सवाल ये उठता है, अक्सर लोगों को लगता है कि पुरानी बातें जैसे बचपन की कोई दिक्कत या पेरेंट्स का तलाक वही हमारी आज की खुशी या दुख तय करती हैं। क्या ये बात सही है या हम वाकई अतीत के कैदी हैं? वेल, यहाँ समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, घटनाएं तो बस होती हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मतलब एक सच्चाई जो सबके लिए एक जैसी है। एक मिसाल लें, जैसे एक कुआं है जिसका पानी हमेशा मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एक फैक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अब कोई उस पानी को छूता है तो उसे वो ठंडा लगेगा या गुनगुना, ये उस इंसान की अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग है, उसका अपना एहसास है। अच्छा। हाँ, और एडलेरियन साइकोलॉजी यही कहती है कि जो हुआ, वो बदल नहीं सकता, पर उस घटना का आज हम पर क्या असर हो रहा है, हम उसे क्या मतलब दे रहे हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। मतलब अगर किसी के साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ तो वो ये नहीं कह सकता कि उस वजह से मैं आज दुखी हूँ। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है मानना? हाँ, ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन एडलर के नजरिए से ये कहना कि मैं उस वजह से दुखी हूँ एक तरह से हमें जिम्मेदारी लेने से रोकता है। ज्यादा एम्पावरिंग नजरिया ये है, हाँ वो घटना हुई थी और मैंने आज दुखी महसूस करना या उस घटना को अपने दुख का कारण बनाना चुना है। हाँ, चुना है। ये सोच थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, पर इसमें आजादी है। ये हमें उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं है,
बल्कि हम तय करते हैं कि किसी सिचुएशन का हम पर क्या असर होगा। अगर हम सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हम वहीं अटक जाएंगे। अहम सवाल ये है, अब मैं इस अनुभव का क्या करूं, मैं इसे क्या मतलब दूं। अतीत बदला नहीं जा सकता, पर उसका मतलब बदला जा सकता है। ये वाकई एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। अच्छा, किताब में एक और बात है। एक नौजवान का जिक्र है जो अपने दोस्त वाई जैसा बनना चाहता है। वो दोस्त बड़ा खुशमिजाज है, सबसे आसानी से घुल मिल जाता है, तो क्या ये मुमकिन है किसी और जैसा बनना? यहाँ मामला दिलचस्प है। हाँ, और किताब का फिलोसोफर कहता है नहीं। नहीं मतलब बदलाव मुमकिन नहीं। नहीं, इसलिए नहीं कि बदलाव मुमकिन नहीं, बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। फिलोसोफर नहीं इसलिए कहता है क्योंकि किसी और जैसा बनना, ये लक्ष्य गोल ही अपने आप में ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई किसी और जैसा बनने की सोचता है, तो इसका अक्सर यही मतलब होता है कि वो इंसान खुद से खुश नहीं है, वो खुद को वैसे स्वीकार नहीं कर पा रहा जैसा वो है। ये एक तरह से खुद की वैल्यू कम करना है। समझ गया। लेकिन फिर खुद को स्वीकारने का मतलब क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, मतलब कोशिश करना ही छोड़ दें, ये सोचकर कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, भले ही अपनी किसी आदत से परेशानी क्यों ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। खुद को स्वीकारने का मतलब है अपनी सच्चाई को देखना। हाँ, ये सच है कि आप वाई नहीं बन सकते, आप ही रहेंगे। इस सच को मानना पहला कदम है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ओके। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदा हालत से खुश नहीं है, तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक है सोचकर रुक जाना, वो स्वीकारना नहीं, वो तो हार मान लेना हुआ। स्वीकार करने का मतलब है अपनी स्टार्टिंग लाइन को पहचानना, ना कि फिनिश लाइन को। इसके बाद आपको बेहतरी के लिए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। हाँ, एडलर का एक बहुत जरूरी आइडिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जन्म से क्या मिला है, बल्कि ये कि हम उस साधन, इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। साधन मतलब सोचिए आपको एक टूल किट मिली है। अब आप या तो इस पर दुखी हो सकते हैं कि पड़ोसी के पास ज्यादा अच्छे चमकीले टूल्स हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पास जो टूल्स हैं इनका सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए। अच्छा, हाँ, ध्यान इस पर होना चाहिए कि जो काबिलियत, जो कमियां हमारे पास है, हम उनका बेस्ट उपयोग कैसे करें, न कि इस पर कि काश मेरे पास कुछ और होता। यानी किसी और की फोटोकॉपी बनने के बजाय खुद का बेस्ट वर्जन बिल्कुल बनने पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही। लक्ष्य वाई जैसा बनना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए खुद के अंदर वो गुण डेवलप करना जो आपको वाई में पसंद आ रहे हैं। जैसे शायद आप ज्यादा मिलनसार बनना चाहते हैं या ज्यादा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं। ये बाहरी नकल नहीं है, ये अंदरूनी विकास है, इंटरनल ग्रोथ है। हो सकता है वाई की तरह बनना नामुमकिन हो, पर आज से थोड़ा ज्यादा खुलकर बात करना या मुश्किल में भी कोई अच्छी बात ढूंढ लेना, ये तो मुमकिन है ना। ये है अपने साधन का सही इस्तेमाल। वाह, तो मतलब आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक तरह से ये है कि हम अपने अतीत या अपनी भावनाओं के कैदी नहीं हैं। असली बदलाव इस बात से आता है कि हम अपने अनुभवों को आज क्या मायने देते हैं और हमारे पास जो भी है अच्छा बुरा, उसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए कैसे करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है सबके सोचने के लिए। दिस रेज़ेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर अतीत को बदला नहीं जा सकता, तो आज अभी अपने नजरिए को बदलने के लिए वो पहला कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे अपने आज को बस थोड़ा सा बेहतर बनाने की शुरुआत हो सके। शायद इस पर सोचना फायदेमंद हो। Now, next chapter, courage to choose happiness. सोचिए जरा, अगर आपको कोई कहे कि आप जो उदास या नाखुश महसूस कर रहे हैं वो आपकी किस्मत या हालात नहीं, बल्कि आपकी अपनी चॉइस है। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ा चौंकाने वाला है। तो आज हम इसी तरह के कुछ दिलचस्प आइडियाज पर बात करेंगे। ये एडलरियन साइकोलॉजी से जुड़े हैं, मतलब खुशी, नाखुशी और इसमें हमारी भूमिका पर एक अलग ही नजरिया। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही समझना है कि क्या वाकई हमारी फीलिंग्स, हमारा जीने का तरीका, जिसे एडलर ने लाइफस्टाइल कहा है, क्या वो हमने खुद चुना है और क्या हम उसे बदल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि एडलरियन साइकोलॉजी मानती है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, हम अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल यही है, क्या कहानी हम खुद लिखते हैं और क्या उसे बदला जा सकता है? तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्या नाखुशी सच में एक चॉइस है? एक फिलोसोफर का तर्क है कि लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कहीं न कहीं शायद अनजाने में नाखुश रहना चुना है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कोई जानबूझकर क्यों दुखी रहेगा। वही तो, ये कैसे हो सकता है? यहाँ बेनिफिट या फायदे वाली बात समझनी होगी। ये कोई मॉरल फायदा नहीं है, बल्कि खुद के लिए कोई अनजाना फायदा। अनजाना फायदा जैसे? हाँ, मतलब शायद नाखुश रहने से या अपनी परेशानियां बताने से अनजाने में कुछ मिलता हो सकता है दूसरों का ज्यादा ध्यान मिलता हो, या शायद मुश्किल जिम्मेदारियों से बचाव हो जाता हो। अच्छा, जैसे कोई हमेशा बीमार रहता हो तो लोग उससे कम उम्मीदें रखते? बिल्कुल वैसा ही। ये कोई कॉन्शियसली सोचा हुआ प्लान नहीं होता, पर एक पैटर्न बन जाता है। एडलर मानते थे कि हर इंसान वही करता है जिसमें उसे अपना कोई मकसद या फायदा दिखता है, भले ही वो एहसास में न हो। ओके, ये बात कुछ समझ आई। तो फिर ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारे स्वभाव से कैसे जुड़ता है? हाँ, यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है। एडलरियन साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को एक तरह की लाइफस्टाइल कहा गया है। लाइफस्टाइल जैसे जीने का तरीका? हाँ, सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि दुनिया को और खुद को देखने का पूरा नजरिया, एक वर्ल्ड व्यू। जैसे कोई कहता है मैं तो हूं ही पेसिमिस्ट, एडलर के हिसाब से वो कह रहा है मैंने दुनिया को देखने का एक निराशावादी नजरिया, एक लाइफस्टाइल चुना हुआ है। ओह, तो ये जन्म से मिला हुआ नहीं है? नहीं, यही तो खास बात है।
ये माना जाता है कि हमने इसे खुद चुना है, शायद अनजाने में ही, लगभग 10 साल की उम्र के आसपास, अपने माहौल, अपने अनुभवों के आधार पर। 10 साल की उम्र में ये थोड़ा मुश्किल लगता है मानना। हाँ, पर ये कोई कॉन्शियस सोचा समझा चुनाव नहीं होता। ये दुनिया को समझने की कोशिश में बना एक पैटर्न है, और अगर ये हमने चुना है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसे बदला भी जा सकता है। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ी बात है। ये कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है। लेकिन फिर लोग बदलते क्यों नहीं? अगर उन्हें अपनी लाइफस्टाइल पसंद नहीं, अगर वो नाखुश हैं, तो क्यों अटके रहते हैं? लोग कहते तो हैं मैं बदलना चाहता हूँ, पर यहीं पर फिलोसोफर कहता है कि लोग असल में बदलने का पक्का डिसीजन नहीं करते। डिसीजन नहीं करते, लेकिन क्यों? क्योंकि पुरानी लाइफस्टाइल चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो जानी पहचानी है। उसमें एक तरह का अजीब सा कंफर्ट होता है। हाँ, जैसे अपनी पुरानी खटारा कार चलाना, पता होता है कि कब आवाज करेगी, कब रुकेगी। बिल्कुल। नई लाइफस्टाइल चुनने में एक डर होता है, अनसर्टेनिटी का डर। आगे क्या होगा, मैं संभाल पाऊंगा या नहीं, कैसा महसूस होगा, ये सब सवाल डराते हैं। तो मतलब बदलाव के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, इसीलिए एडलरियन साइकोलॉजी को हिम्मत की साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ करेज भी कहा जाता है। एडलर मानते थे कि हमारी नाखुशी अक्सर कॉम्पिटेंस या काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि खुश रहने की, बदलने की, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत, करेज की कमी से आती है। तो क्या हम अनजाने में उस जानी पहचानी मुश्किल वाली सिक्योरिटी में अटके रहते हैं? बदलाव के अनजान रास्ते पर जाने से डरते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है खुद से पूछने के लिए। ये हिम्मत वाली बात बाकी सोचने लायक है। अच्छा, एक और उदाहरण था इसमें। एक नौजवान जो नॉवेलिस्ट बनना चाहता है पर लिख नहीं पाता, हमेशा बहाने बनाता है, टाइम नहीं है, नौकरी बहुत है। हाँ, और एडलर के नजरिए से असल वजह ये बहाने नहीं है, असल वजह है डर। डर? किस बात का डर? डर कि अगर कोशिश की और फेल हो गया तो, क्रिटिसिज्म मिली तो, वो अनजाने में अगर मैं कोशिश करता तो पक्का कर लेता वाली संभावना को बचाए रखना चाहता है। अच्छा, मतलब वो फेल होने के डर से कोशिश ही नहीं कर रहा, ताकि ये कह सके कि मुझ में टैलेंट तो है, बस मौका नहीं मिला। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि आपका अतीत, आपके हालात, आपकी पुरानी आदतें ये तय नहीं करती कि आप आज या कल क्या करेंगे। मतलब भविष्य हमारे हाथ में है। हाँ, बहाने बनाना छोड़कर फैसला अभी लेना होता है, इसी पल में, हियर एंड नाउ। आपकी जिंदगी का फैसला हर पल हो रहा है आपके चुनाव से। तो बदलाव मुमकिन है अगर हिम्मत हो। हाँ, मुश्किल लग सकता है पर नामुमकिन नहीं है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि शायद हमारी नाखुशी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब हमारे अपने शायद अनजाने चुनाव हो सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम इसे बदल सकते हैं अभी, इसी पल। बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। और सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अतीत आपकी कहानी तय नहीं करता और आपकी खुशी आपकी हिम्मत पर निर्भर करती है, तो आज अपनी कहानी का अगला पन्ना कैसे लिखा जाए? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो आज आप हिम्मत दिखाते हुए उठा सकें? Now next chapter, inferiority, greatness and the way of life. तो आज बात करते हैं हीनता की, इन्फीरियोरिटी। ये शब्द सुनते ही ना अक्सर लगता है कि ये कोई बुरी चीज है। हाँ, पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम हीनता और श्रेष्ठता की समझ नाम की किताब के कुछ हिस्सों को जरा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। समझना ये है कि बस थोड़ा कम महसूस करने में, मतलब एक नॉर्मल फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी और एक पक्की हीनता ग्रंथि यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? और ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे जुड़ा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में खुद को दूसरों से कम महसूस करती है। ये तो बहुत नेचुरल है। अच्छा। हाँ, लेकिन मजेदार बात ये है, जैसा आपने कहा, कि ये भावना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम इस फीलिंग के साथ करते क्या है। ये हमें आगे भी बढ़ा सकती है और पीछे भी खींच सकती है। कहते हैं ये तो सब में होती है। बिल्कुल। और इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुड़ी है श्रेष्ठता की खोज से, मतलब परस्यूट ऑफ सुपीरियोरिटी, वो जो बेहतर बनने की हमारी नेचुरल इच्छा होती है। हाँ, जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वो बेहतर होना चाहता है। या जैसे साइंस में तरक्की होती है। Exactly. लगातार कोशिश। एग्जैक्टली, ये एक तरह का स्टिमुलेंट है, फ्यूल है हमारी ग्रोथ के लिए, बहुत जरूरी है। तो ये कमी कब महसूस होती है? जब हम देखते हैं कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं अपने आइडियल्स तक, तो एक कमी सी लगती है। सोचिए कोई बहुत बड़ा शेफ भी है, वो भी शायद अपनी डिश चखकर सोचे, मजा नहीं आया, ऐसा और बेहतर कर सकता था। अच्छा। तो ये भावना अगर हेल्दी रहे तो हमें कोशिश करते रहने की प्रेरणा देती है। ये एक, आप कह सकते हैं, लॉन्च पैड जैसा है। लॉन्च पैड। हाँ, ये सही शब्द है। लेकिन फिर आता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता ग्रंथि। यहाँ बात बिगड़ जाती है। हाँ, यहाँ मामला बदल जाता है। ये कब होता है? मतलब एक नॉर्मल फीलिंग से कॉम्प्लेक्स तक का सफर कैसे तय होता है? सफर तब बिगड़ता है जब हम उस कमी की भावना को आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाने के बजाय एक बहाना, एक एक्सक्यूज बना लेते हैं। बहाना? जैसे कोई सोचने लगे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ये मुश्किल काम कर ही नहीं सकता, या मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं हो सकती। हाँ, ये तो बहुत सुना है। मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है इसलिए बिजनेस नहीं चला सकता। बिल्कुल। एडलर इसे कहते हैं अपैरेंट कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आभासी कार्य कारण संबंध। आभासी मतलब जो दिख रहा है वो असली कारण नहीं है। हाँ, असली वजह वो कमी नहीं है, असली वजह है आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत की कमी, करेज की कमी। अच्छा, मतलब बदलाव से डर, मेहनत नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। ये कहना बहुत आसान है, देखो जी हालात ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं, या मुझ में ये कमी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि अंदर की सच्चाई शायद ये होती है कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता, अगर उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े या अपना आराम छोड़ना पड़े। बाप रे, ये तो काफी गहरा है। और मजे की बात ये है, इसके पीछे अक्सर एक और सोच छिपी होती है, अगर मुझ में ये कमी ना होती ना तो मैं कमाल कर देता। एक तरह का झूठा गर्व। अच्छा, और फिर इसका कनेक्शन बनता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। ये कैसे होता है? इन्फीरियोरिटी से सुपीरियोरिटी, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, उल्टा लगता है पर जुड़ा हुआ है। जब कोई अपनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की घुटन बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उसमें मेहनत करके बेहतर बनने की हिम्मत भी नहीं होती, तो वो एक आसान रास्ता अपनाता है। क्या? दिखावा करने का।
यह दिखाने का कि वो तो बहुत सुपीरियर है। एडलर इसे कहते हैं फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब बनावटी श्रेष्ठता। एक मुखौटा। बिल्कुल, एक मुखौटा जो असलियत को छुपाता है। और ये मुखौटा दिखता कैसे? लोग कैसे दिखाते हैं ये बनावटी सुपीरियरिटी? इसके कई तरीके हैं। एक तो है जिसे एडलर कहते हैं गिविंग अथॉरिटी। गिविंग अथॉरिटी मतलब किसी पावरफुल इंसान, ग्रुप या किसी बड़े ब्रांड से जुड़कर खुद को खास दिखाना, जैसे महंगी चीजें पहनना, डिजाइनर कपड़े, बड़ी गाड़ी, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, ब्रांड ड्रॉपिंग जिसे कहते हैं। हाँ, जबकि अंदर से शायद उतना कॉन्फिडेंट महसूस ना कर रहा हूँ। ये बस बाहरी दिखावा है। और क्या तरीके हैं? दूसरा है अपनी पुरानी कामयाबियों का बखान करना, बोस्टिंग, लगातार ये बताना कि मैंने ये किया था, मैं तब ऐसा था। एडलर कहते हैं जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, अपनी तारीफें करता है, उसमें असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है। हाँ, पर वो असल में दूसरों को और शायद खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कमतर नहीं है। तो ये इंफीरियोरिटी फीलिंग का ही दूसरा रूप है। और एक तीसरा तरीका आपने बताया था, अपनी बदकिस्मती का बखान करना, ब्रैगिंग अबाउट मिसफॉर्चून। ये कैसे सुपीरियोरिटी दिखाता है? ये तो और भी अजीब है। ये थोड़ा सरल है। अपनी तकलीफों को, अपनी मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर इंसान खुद को स्पेशल महसूस कराने की कोशिश करता है। स्पेशल कैसे? ये कहकर कि मेरा दुख इतना बड़ा है कि तुम तो समझ नहीं सकते, या मैंने जितनी मुश्किलें झेली है उतनी किसी ने नहीं झेली होंगी। इस तरह वो ध्यान खींचता है, दूसरों को एक तरह से कंट्रोल करता है। अच्छा, मतलब अपनी कमजोरी को ताकत बना लेना। हाँ, एडलर ने कहा भी था हमारी संस्कृति में कमजोरी भी बहुत शक्तिशाली हो सकती है। जैसे एक बच्चा रोध होकर अपनी कमजोरी दिखाकर बड़ों से अपनी बात मनवा लेता है, उन पर राज करता है। ये भी सुपीरियोरिटी जताने का एक छुपा हुआ तरीका है, खुद को यूनिक, असाधारण दिखाना अपनी तकलीफों के जरिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बेहतर बनने की चाहत, वो परस्यूट ऑफ सुपीरियोरिटी नेचुरल है, तो हम इन कॉम्प्लेक्सेस के जाल में फंसने से कैसे बचें? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी। एडलर का सुझाव बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है जिसमें आपको दूसरों को हराना है। तो फिर परस्यूट ऑफ सुपीरियोरिटी का क्या मतलब हुआ? बेहतर बनने का मतलब है खुद के मुकाबले बेहतर बनना, दूसरों के मुकाबले नहीं। अपने आदर्श स्व, अपने आइडियल सेल्फ के करीब पहुंचना। आइडियल सेल्फ। हाँ, इसे ऐसे समझे कि आप एक समतल मैदान पर चल रहे हैं, आप बस आगे बढ़ रहे हैं अपनी रफ्तार से, अपनी दिशा में। ये कोई सीढ़ी नहीं है जहां आपको दूसरों को धक्का मारकर ऊपर चढ़ना है। मतलब दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्या यही जड़ है? बिल्कुल। अनहेल्दी हीनता की भावना अक्सर दूसरों से तुलना करने से ही पैदा होती है। वो मुझसे ज्यादा कमाता है, उसकी लाइफ मुझसे अच्छी है, वो ज्यादा पॉपुलर है, सोशल मीडिया ने तो इसे और बढ़ा दिया है। हाँ, ये तो है। हेल्दी भावना तब आती है जब हम खुद की तुलना अपने कल के मैं से करते हैं या अपने आइडियल से करते हैं। हम सब अलग हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा, किसी का रंग अलग, किसी की उम्र, ज्ञान, एक्सपीरियंस सब अलग। पर इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं। एडलर कहते हैं वी आर नॉट द सेम बट वी आर इक्वल। वी आर नॉट द सेम बट वी आर इक्वल। ये बहुत पावरफुल बात है। हाँ, तो फोकस दूसरों से आगे निकलने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने पर, खुद को बेहतर बनाने पर। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, तो फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी, वो सामान्य एहसास, वो तो ठीक है, बल्कि ग्रोथ के लिए फ्यूल बन सकता है। हाँ। लेकिन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब हम उसे बहाना बना लेते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। बिल्कुल, डिफेंस मैकेनिज्म। असली तरक्की खुद को तराशने में है, अपने आइडियल सेल्फ के करीब जाने में है, दूसरों से रेस लगाने में नहीं। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जरूर। अगर सच्ची तरक्की खुद के आदर्श से तुलना करने में है और दूसरों से मुकाबला हमें रोकता है, तो इस दुनिया में जहाँ हर तरफ तुलना के पैमाने हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सोशल मीडिया, रिश्ते, हर जगह। हाँ, तुलना तो हर जगह है। तो ऐसी दुनिया में कोई अपने असली आदर्श स्व को पहचाने कैसे और उस तक पहुंचे कैसे, बिना इस बाहरी तुलना वाले जाल में फंसे? इस पर सोचने लायक है। Now, next chapter. Only you worry about your own presence. स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं ना, हाँ, कंपैरिजन। और इसका हमारी खुशी पर क्या असर पड़ता है? कभी स्कूल के रैंक से याद है? ओह हाँ। या किसी दोस्त की नई गाड़ी, या फिर वो सोशल मीडिया वाली परफेक्ट लाइफ देखकर कभी लगा कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं? थोड़ी जलन या कमी सी महसूस हुई है। हाँ हाँ, ये तो बहुत आम है, बिल्कुल होता है। तो हमारे पास ना कुछ लेख हैं एडलरियन साइकोलॉजी पर आधारित। अच्छा। और वो कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां पता क्या है? हमारे आपसी रिश्ते, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सही बात है, रिश्तों की उलझने। हाँ, और खास तौर पर ये कंपटीशन वाली सोच, मुकाबला। तो आज का अपना मिशन यही है कि ये समझे कि ये सोच हमें कैसे फंसाती है, कैसे नुकसान करती है, और क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता है? एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात सीधी सी बात है, अगर हमारे रिश्तों के बीच में, मतलब सेंटर में कंपटीशन है, तो परेशानियां तो आएंगी। बिल्कुल आएंगी, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ हार जीत होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। राइट। और जब हम लगातार यही देखते रहते हैं कि अरे वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, तो अंदर ही अंदर वो इंफीरियोरिटी वाली फीलिंग, हीनता भावना। हाँ, वो हीनता का भाव आ ही जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, ये और गहरी हो जाती है। कैसे? धीरे धीरे ना हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे आसपास सब लोग हमारे दुश्मन हैं, एनिमी हैं। दुश्मन मतलब जैसे दुनिया एक खतरनाक जगह है। हाँ बिल्कुल, जैसे सब हमें नीचा दिखाने पर तुले हैं या हम पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। पर क्या सच में ऐसा होता है? मतलब क्या लोग वाकई हमें इतना देख रहे हैं, इतना जज कर रहे हैं? यहीं पर वो एक मजेदार कहानी याद आती है। कौन सी? एक टीनेजर लड़का था जो घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवारता रहता था। हाँ हाँ, टीनेज में होता है। तो उसकी दादी ने एक दिन उसे टोक दिया, बोली बेटा तुम्हारी शक्ल की चिंता करने वाले सिर्फ तुम ही हो,
अच्छा। कहने का मतलब है हम अक्सर सोचते हैं कि सबकी नजर हम पर ही टिकी है, सब हमें ही देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में अपनी ही परेशानियों में व्यस्त हैं। तो ये जो फीलिंग है कि सब मुझे देख रहे हैं, ये काफी हद तक हमारे मन का वहम है। ज्यादातर मामलों में हाँ। ओके, तो फिर इसका हल क्या है? अगर कंपटीशन हमें दुश्मन बना देता है, तो फिर दोस्ती कैसे होगी, लोगों से जुड़े कैसे, ये डर और जलन का चक्कर कैसे खत्म होगा? इसका रास्ता है लोगों को अपना राइवल, अपना प्रतिद्वंदी समझने के बजाय हाँ। उन्हें अपना साथी समझे, कॉमरेड। साथी, कॉमरेड। हाँ, सोचिए जब हम वो कंपटीशन वाला चश्मा उतार देते हैं, हाँ। तो किसी और की खुशी देखकर हमें ये नहीं लगता कि ओह मैं हार गया। सही बात। हम जेन्युइनली मतलब दिल से उनके लिए खुश हो पाते हैं, जरूरत हो तो उनकी मदद भी कर पाते हैं, और तब ये दुनिया उतनी खतरनाक नहीं लगती, बल्कि ज्यादा सेफ, ज्यादा अच्छी लगने लगती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लॉजिकल भी है, पर रियल लाइफ में कभी-कभी गुस्सा आ जाता है बहुत तेज। हाँ, आता है। खासकर जब कोई बहस हो रही हो और सामने वाला सीधा पर्सनल अटैक करने लगे, क्या वो भी कंपटीशन ही है? वो बिल्कुल कंपटीशन, और उससे भी ज्यादा वो एक पावर स्ट्रगल है। पावर स्ट्रगल मतलब ताकत की लड़ाई। हाँ, जब कोई बहस में आपको उकसाता है, आपकी बेइज्जती करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका मकसद बहस जीतना नहीं होता। तो फिर उसका मकसद होता है आपको छुपाना, आपको कंट्रोल करना, ये दिखाना कि वो ज्यादा ताकतवर है। अच्छा। और जैसे ही आप गुस्से में आते हैं, आप उनके जाल में फंस जाते हैं, आपने उनकी पावर स्ट्रगल में एंट्री ले ली। ओहो, तो फिर करें क्या? चुपचाप सुनते रहें, बेइज्जती सह लें? नहीं, सहना नहीं है। देखिए, सहना भी यही दिखाता है कि आप अभी भी उसी पावर स्ट्रगल में हैं, बस आप डिफेंसिव हो गए हैं। तो सबसे समझदारी का काम है, जैसे ही आप ये पहचान लें कि ये बहस अब मुद्दे पर नहीं बल्कि ताकत दिखाने की लड़ाई बन गई है, हाँ। उस झगड़े से, उस माहौल से बस हट जाए, विथड्रॉ कर लें। हट जाए, लेकिन देखिए, गुस्सा भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, पर अपनी बात रखने के और भी तरीके हैं। भाषा है, तर्क है, लॉजिक है। बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा हुए भी बात की जा सकती है। बिल्कुल, गुस्सा करके आप सामने वाले को वही दे रहे हैं जो वो चाहता है, आपकी हार। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, और एक आखिरी चीज, ये जो हम कभी-कभी सोचते हैं ना, मैं सही हूँ, एकदम अड़ जाते हैं, क्या ये सोच भी हमें उसी पावर स्ट्रगल में धकेल सकती है? हाँ, बिल्कुल धकेल सकती है, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं मैं सही हूँ, इसका सीधा मतलब निकलता है कि दूसरा गलत है। हाँ, बात तो सही है। तो फिर बात मुद्दे की नहीं रह जाती, बात हो जाती है कि इस रिश्ते में कौन ऊपर है, कौन जीता। Who's right वाली लड़ाई बन जाती है। अपनी गलती मानना हार नहीं है। सच कहूँ तो जब हम ये जीतने हारने के चक्कर से बाहर निकलते हैं ना, हाँ। तभी हम असल में कुछ सीख पाते हैं, खुद को सुधार पाते हैं। तो आज हमने ये समझा कि कैसे ये कंपैरिजन और कंपटीशन की सोच हमें अकेला और डरा हुआ सा महसूस करा सकती है। बिल्कुल। और कैसे अगर हम दूसरों को दुश्मन की बजाय साथी, कॉमरेड की तरह देखें, हाँ। तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है, शायद ज्यादा सुकून आ सकता है। हाँ, और ये भी कि गुस्सा अक्सर एक पावर स्ट्रगल का हथियार होता है। और अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की और समझदारी की निशानी है, एकदम से। तो ये बातचीत आज यहीं खत्म करते हैं, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। अगर आप जानबूझकर सिर्फ एक हफ्ते के लिए किसी से भी कंपटीशन या कंपैरिजन करना बंद कर दें, तो आपके रिश्तों पर और आपके अंदर की शांति पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। Now, next chapter, relation between your unhappy feelings and interpersonal skills. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खुद को देखो और लगे कि यार मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है, मतलब सिर्फ अपनी कमियां, अपनी गलतियां ही नजर आती हैं। आज हम इसी थोड़ी उलझी हुई सी फीलिंग पर बात करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प बातचीत का ब्यौरा है जिसमें एक नौजवान और एक फिलोसोफर इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि ये जो खुद को नापसंद करने वाली भावना है, ये आती कहाँ से है और क्या इसका हमारे रिश्तों से, हमारे रिलेशनशिप से कोई लेना देना है, या ये बस एक मूड की बात है। चलिए पता लगाते हैं। अक्सर तो हम अपनी कमियों पर ही ध्यान देते हैं ना, जैसे उस बातचीत में वो नौजवान कह रहा था कि उसे लगता था उसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं, सब बुरा ही बुरा है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर ये सिर्फ सच्चाई ना हो बल्कि एक तरह का चुनाव हो? फिलोसोफर का ये कहना था कि हम कभी कभी खुद को नापसंद करने का फैसला करते हैं। फैसला? हाँ, फैसला, ताकि हमें अपनी अच्छाइयाँ देखनी ही ना पड़े, उन पर ध्यान ही ना देना पड़े। फैसला खुद को नापसंद करने का, ये तो मतलब बहुत अजीब बात है। कोई क्यों चाहेगा ऐसा? इसमें फायदा क्या है भला? देखिए, इसका एक छिपा हुआ मकसद हो सकता है, और वो है लोगों से, रिश्तों में चोट खाने से बचना। अगर आप पहले ही मानकर बैठ जाएं कि मुझ में तो कमी है या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो शायद आप दूसरों के ज्यादा करीब जाने से बचेंगे। मन में वो डर रहता है ना कि कहीं कोई रिजेक्ट न कर दे, कहीं दिल ना दुख जाए। इसको समझने के लिए उस बातचीत में एक लड़की का उदाहरण था। उसे लोगों के सामने चेहरा लाल होने की दिक्कत थी, मतलब फियर ऑफ ब्लशिंग जिसे कहते हैं, और वो एक लड़के को पसंद तो करती थी पर अपनी फीलिंग्स बताने से डरती थी। अच्छा, हाँ, ये तो काफी कॉमन लगता है। वो सोचती होगी कि पहले ये ब्लशिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद ही हिम्मत करके बात करूंगी। हाँ बिल्कुल, ऊपर से देखने में तो यही लगता है, लेकिन अगर फिलोसोफर के नजरिए से देखें तो एक थ्योरी ये है कि शायद उसे वो ब्लशिंग की प्रॉब्लम चाहिए थी। चाहिए थी मतलब जानबूझकर? हाँ, एक तरह से। सुनने में अजीब है पर सोचिए, जब तक उसे ये प्रॉब्लम है, वो खुद को ये समझा सकती है कि मैं इस डर की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से उससे बात नहीं कर पा रही। अच्छा। ये रिजेक्शन से बचने का एक बहाना, एक सेफ्टी नेट जैसा बन गया। अगर सोचिए वो डर चला जाता और फिर भी लड़का मना कर देता, तो शायद उसे ज्यादा तकलीफ होती, ज्यादा पर्सनल लगता वो रिजेक्शन। अरे बाप रे, मतलब जैसे हम अपनी कमी समझ रहे हैं, वो असल में हमें रिश्तों की मुश्किलों से या शायद रिजेक्शन के डर से बचाने वाली ढाल हो सकती है। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यहीं पर वो साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर, उनकी एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। एडलर मानते थे कि सारी समस्याएं असल में आपसी रिश्तों की समस्याएं होती हैं।
ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सारी समस्याएं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जैसे मान लीजिए कोई अपनी हाइट को लेकर दुखी है या अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो कैसे रिश्तों की समस्या हुई? ये तो बहुत पर्सनल लगता है। देखिए, एडलर कहते हैं कि ये जो हीन भावना है, मतलब फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, खुद को कम समझना, ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। यानी ये हमारी अपनी सोच है, हमारा नजरिया है। और ये फीलिंग आती ही तब है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। जैसे उस बातचीत में फिलोसोफर ने अपनी हाइट का उदाहरण दिया था, 155 सेंटीमीटर। अब ये औसत से कम है, ये तो फैक्ट है, पर इसे कमी मानना या ना मानना ये पूरी तरह उनकी अपनी सोच थी, उनका सब्जेक्टिव नजरिया था। बाद में उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद उनके छोटे कद की वजह से लोग उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि ज्यादा सहज, ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो वही चीज उनके लिए खूबी, एक एडवांटेज बन गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम अपनी कमी समझ रहे हैं, पकड़ कर बैठे हैं, वो असल में सिर्फ हमारा देखने का तरीका है, उसे बदला जा सकता है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, तो चुनाव हमारे हाथ में है। हम ये चुन सकते हैं कि किसी चीज को, किसी गुण को अपनी ताकत माने या कमजोरी। वैल्यू या कीमत जो है वो अक्सर समाज या हमारा नजरिया तय करता है, वो चीज में अंदर से नहीं होती। तो एडलर का जो रास्ता है वो है एंकरेजमेंट का, मतलब हिम्मत बढ़ाने का। इसका मतलब है पहले तो खुद को स्वीकार करना, मैं जैसा अभी हूँ ठीक हूँ, एक्सेप्टेंस, और फिर नतीजे की परवाह किए बिना जिंदगी में और रिश्तों में आगे बढ़ने का साहस जुटाना, हिम्मत करना। तो सोचने वाली बात यह है, अगर ये जो खुद को नापसंद करना है या अपनी कमियों पर ही ध्यान देना है, अगर ये असल में दूसरों से चोट खाने के डर से जुड़ा हुआ है, तो क्या इस समझ से, इस अंडरस्टैंडिंग से हम अपने रिश्तों को, अपने कनेक्शंस को एक बिल्कुल नई नजर से देख सकते हैं? क्या हम डर के बावजूद एक दूसरे से जुड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? Now next chapter, life's tasks and courageous choices. स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प विचारों पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। ये एक श्रोता ने हमारे साथ साझा किए थे, जीवन के कार्य और साहसी चयन नाम के एक स्रोत से। ये आइडियाज एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित हैं और ये बताते हैं कि लाइफ की बड़ी चुनौतियां क्या हैं, खासकर हमारे रिश्तों के मामले में। हमारा मकसद है इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझना, मतलब जैसे कोई 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी समझ पाए, और देखें कि ये हमारे रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं। कभी सोचा है कि कभी-कभी हम क्यों अपने आसपास के लोगों को दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन जैसा देखने लगते हैं? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं आज की चर्चा। स्रोत कहता है कि हमारी लगभग सभी समस्याएं असल में हमारे आपसी रिश्तों से जुड़ी होती हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। पर क्या ये कहना थोड़ा बहुत सिंपल नहीं लगता? बाहरी चीजों का भी तो असर होता होगा। हाँ, सवाल तो बिल्कुल सही है। बाहरी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन एडलर का नजरिया यह है कि हमारी जो अंदरूनी तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो ज्यादातर इसी बात से आती हैं कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं या जुड़ने से कतराते हैं। उनका मानना था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर जीवन की जरूरी जिम्मेदारियों से, जिन्हें वो जीवन के कार्य या लाइफ टास्क करते हैं, उनसे भागने की कोशिश करते हैं, और इस डर की वजह से या बचाव की वजह से हमारी सोच बदल जाती है। हम दूसरों को साथी की जगह दुश्मन समझने लगते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हिम्मत से जुड़ा है, करेज, रिश्ते निभाने की, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत। अच्छा, तो ये जीवन के कार्य क्या हैं जिनसे हम भागते हैं? स्रोत ने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है: काम, दोस्ती और प्यार। ये तो सुनने में रोजमर्रा की बातें लग रही हैं। बिल्कुल, है तो रोजमर्रा की ही, लेकिन इनमें गहरा साइकोलॉजिकल एंगल है। पहला है काम का कार्य, यानी टास्क ऑफ वर्क। इसका मतलब सिर्फ जॉब या पैसा कमाना नहीं है। सोचिए, कोई भी काम अकेले तो होता नहीं है ना? स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट हो या ऑफिस का टीम वर्क, हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, भले ही उनसे गहरी दोस्ती ना हो। स्रोत एक इंटरेस्टिंग बात कहता है कि कुछ लोग, जिन्हें कभी कभी नीट या शट इन्स भी कहते हैं, वो असल में काम से नहीं बल्कि काम से जुड़े रिश्तों से कतराते हैं। उन्हें डर काम की मुश्किलों का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें इनकॉम्पिटेंट ना समझ लें या उनकी क्रिटिसिज्म ना करें। हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम अक्सर काम की चुनौतियों को बस काम तक देखते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका हमारे रिश्तों के डर से भी कनेक्शन हो सकता है। तो फिर दूसरा कार्य, दोस्ती का कार्य, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप, ये इससे कैसे अलग हुआ? दोस्ती का कार्य जो है वो काम या स्कूल की तरह किसी बाहरी मजबूरी से नहीं जुड़ा है। यहाँ आप दोस्त बनाने या ना बनाने के लिए ज्यादा आजाद हैं, और इसीलिए ये ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। यहाँ दोस्तों की गिनती, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा रिश्ते की गहराई, डेप्थ मायने रखती है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि दोस्ती निभाने के लिए पहला कदम अक्सर हमें ही उठाना पड़ता है। और एक जरूरी बात, अगर हम खुद को बदलते हैं, अपनी सोच, अपना व्यवहार, तो हमारे आसपास के लोग और हमारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। जैसे अगर हम ज्यादा खुलकर ईमानदारी से बात करें, तो शायद दोस्त भी ज्यादा खुले। और तीसरा कार्य, जिसे शायद सबसे मुश्किल माना जाता है, प्यार का कार्य, टास्क ऑफ लव। हाँ, प्यार का कार्य अक्सर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें रोमांटिक रिश्ते तो हैं ही, साथ ही परिवार के रिश्ते भी, खासकर पेरेंट्स और बच्चों के बीच के संबंध। एडलर के हिसाब से सच्चा प्यार या गहरा रिश्ता वो है जहां आप बिना किसी बंधन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन या दबाव के खुलकर अपनी तरह से जी सकें, जहां ऑथेंटिसिटी हो, सहजता हो। वो रिश्ते जिनमें एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश होती है, वो ज्यादा टिकते नहीं। पारिवारिक रिश्ते, खासकर पेरेंट्स बच्चों वाले, और भी पेचीदा होते हैं, क्योंकि उन्हें आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते। स्रोत उन्हें कठोर जंजीरों जैसा कहता है, रिजिड चेन्स, जिनसे भागा नहीं जा सकता, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। तो अगर हम इन तीनों कामों से, काम, दोस्ती, प्यार, इनसे डरते हैं, कतराते हैं, तो हम करते क्या है? क्या बस डर कर बैठ जाते? यहीं पर एडलर जीवन के झूठ, मतलब लाइफ लाई का कॉन्सेप्ट लाते हैं। जब हमें इन टास्क का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, तो हम बहाने बनाते हैं।
हम अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी नाकामी या अकेलेपन के लिए दूसरों को या हालात को या अपने पास्ट को दोष देने लगते हैं। उदाहरण के लिए स्रोत बताता है कि कैसे कोई इंसान जब किसी रिश्ते को खत्म करने का मन बना लेता है तो अचानक उसे अपने पार्टनर में छोटी छोटी कमियां दिखने लगती हैं। हो सकता है वो कमियां पहले भी थी, पर अब वो उन्हें बड़ा करके देखता है ताकि अपने अलग होने के फैसले को सही ठहरा सके। असल में वो रिश्ते की जिम्मेदारियों से भाग रहा होता है, पर खुद को और दूसरों को समझाने के लिए एक झूठ कर लेता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब झूठे हैं या बुरे हैं जो ऐसे बहाने बनाते हैं? ये सुनकर तो थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। नहीं, एडलर इसे नैतिकता या मॉरल्स के चश्मे से नहीं देखते, अच्छे बुरे के पैमाने से नहीं। उनके लिए ये हिम्मत का सवाल है, करेज, जीवन की चुनौतियों और रिश्तों का सामना करने की हिम्मत का सवाल। जब हम डरते हैं तो हम बचाव के लिए जीवन के झूठ का सहारा लेते हैं। और यहाँ एडलरियन साइकोलॉजी एक बहुत जरूरी बात कहती है। ये अधिकार के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ पोजेशन, मतलब हमें क्या मिला है, हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ, इसकी बजाय उपयोग के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ यूज पर जोर देती है। इसे ऐसे समझें जैसे हमारे पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे अनुभव। अब ये ब्लॉक्स सादे हैं या रंगीन, पोजेशन, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि हम उन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, यूज। मतलब हमारे अतीत के अनुभव या हालात उतने मायने नहीं रखते जितना ये कि हम उन अनुभवों को अर्थ कैसे देते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे पास हमेशा ये चुनने की शक्ति है, पावर है कि हम अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ, एडलर के नजरिए से जीवन के मुख्य कार्य, काम, दोस्ती, प्यार, ये असल में रिश्तों को हिम्मत से निभाने की चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और जब हम इन चुनौतियों से घबराते हैं तो हम अक्सर जीवन के झूठ का सहारा लेते हैं, मतलब बहाने बनाकर दूसरों या हालात पर दोष डाल देते हैं। एकदम सही। और सबसे अहम बात ये है कि ये कोई अच्छे या बुरे होने का जजमेंट नहीं है, बल्कि ये हिम्मत जुटाने का एक बुलावा है, एक कॉल टू एक्शन। हमें ये पहचानने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी की दिशा तय करने की ताकत हमारे अंदर ही है। दूसरों को या सिचुएशन को ब्लेम करने की बजाय हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने जीवन के कार्यों का, अपने रिश्तों का पूरी ईमानदारी और साहस से सामना करना होगा। असली बदलाव वहीं से आता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर जीवन को चुनने की शक्ति और जिम्मेदारी हमारी अपनी है, जैसा एडलर कहते हैं, तो इस नजरिए से देखें तो असली आजादी, रियल फ्रीडम का मतलब क्या है? शायद इस पर हम अगली बार और गहराई से बात कर सकते हैं। Now next chapter, separation of powers and functions. आजादी, फ्रीडम, कौन नहीं चाहता इसे? पर ये है क्या असल में? और वो क्या चीजें हैं जो हमें बंधा हुआ महसूस कराती हैं? आज हम एक नौजवान और एक फिलोसोफर के बीच हुई एक दिलचस्प बातचीत के कुछ हिस्सों को देखेंगे। ये पूरी डिस्कशन एडलरियन मनोविज्ञान यानी एडलरियन साइकोलॉजी के बारे में है। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरों से वैलिडेशन, रिकॉग्निशन पाने की इच्छा होती है या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर, इसका हमारी अपनी फ्रीडम से क्या कनेक्शन है ना? कहीं ये इच्छाएं तो हमें बांध नहीं रही। चलिए इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। तो बातचीत में वो नौजवान पहले सोचता है कि शायद पैसा आजादी दिला सकता है। जैसे वो दोस्तोयेव्स्की ने कहा था ना, मनी इज कॉइन्ड फ्रीडम। हाँ, पैसा गड़ी हुई आजादी है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, असली बंधन शायद पैसे की कमी नहीं बल्कि रिश्ते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जैसे माँ बाप की उम्मीदें, वो चाहता था कि वो उनकी नजरों में अच्छा बने, वैलिडेशन मिले। और यहीं एडलरियन साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात कहती है। अच्छा, क्या? कि हमें दूसरों से रिकॉग्निशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें वो वैलिडेशन खोजनी ही नहीं चाहिए। एक मिनट, मतलब तारीफ की इच्छा रखना गलत है, पर स्कूल में, ऑफिस में, घर पर, हर जगह अच्छे काम पर तारीफ तो मिलती है, उसी से तो मोटिवेशन आता है ना। हाँ, पर यही रिकॉग्निशन की इच्छा का सबसे बड़ा खतरा है। ये सोच अक्सर इनाम और सजा वाले सिस्टम से आती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा, तारीफ मिलेगी तो अच्छा काम करेंगे, डांट या सजा से बचने के लिए बुरा काम नहीं करेंगे। एडलर कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं। असल बात यह है कि हम दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए जी ही नहीं रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम स्वार्थी, मतलब सेल्फिश बन जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोचें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक पुरानी यहूदी कहावत है, अगर तुम अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जियोगे तो भला कौन जिएगा? हम अपनी जिंदगी जीते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागने का मतलब है अपनी असलियत, अपना रास्ता खो देना, दूसरों की जिंदगी जीना। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है। जैसे हम दूसरों की उम्मीदों के लिए नहीं जीते, वैसे ही दूसरे हमारी उम्मीदों के लिए नहीं जीते। ठीक है, लेकिन फिर रिश्तों का क्या? रिलेशनशिप्स कैसे चलेंगे अगर हम दूसरों से वैलिडेशन ना लें, उनकी उम्मीदों पर ध्यान ना दें? तो क्या रिश्तों में एक दूरी नहीं आ जाएगी, थोड़ा ठंडापन? यही एडलर का एक बहुत जरूरी आइडिया आता है। इसका समाधान है कार्य विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। कार्य विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, ये क्या है? हमें बस ये समझना होगा कि कौन सा काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम किसका है? बहुत आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि किसी चॉइस का, किसी काम का अंतिम नतीजा, कॉन्सिक्वेंस किसे झेलना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बच्चे का होमवर्क करना या ना करना, इसका सीधा असर किसके ग्रेड्स पर पड़ेगा? बच्चे के। बिल्कुल। तो होमवर्क करना बच्चे का टास्क है, माँ बाप का नहीं है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी तो बनती है ना, बच्चे को पढ़ने के लिए कहना, उसे सपोर्ट करना। सपोर्ट करना बिल्कुल जिम्मेदार है। माँ बाप बता सकते हैं कि वो मदद के लिए हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे के टास्क में दखल अंदाजी मानी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, खासकर तब तक जब तक बच्चा खुद मदद न मांगे। कहते हैं ना, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, सुना है। बस वही प्रिंसिपल हर रिलेशनशिप पर लागू होता है। ऑफिस में भी सोचिए,
अगर कोई कॉलीग अपना काम देर से करता है तो उसका असर उसी पर पड़ेगा। हमारा काम है अपना काम ठीक से करना। हाँ, जरूरत हो तो मदद ऑफर कर सकते हैं, पर उसके काम की चिंता करना या जबरदस्ती करना वो उसका टास्क है, हमारा नहीं। तो ज्यादातर जो रिश्तों में समस्याएं आती हैं वो इसीलिए कि हम दूसरों के काम में दखल देते हैं या दूसरों को अपने काम में दखल देने देते हैं। बिल्कुल यही जड़ है, दूसरों के टास्क में दखल देना या अपने टास्क में दखल होने देना। तो आप कह रहे हैं कि असली फ्रीडम, सच्ची आजादी, वो दूसरों की राय या उम्मीदों से नहीं मिलती, वो मिलती है अपने काम और दूसरों के काम को अलग करके, सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने से। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, पर रियल लाइफ में मुश्किल लगता है ये। हाँ, मुश्किल तो है, पर यही रेडिकल आइडिया है। फ्रीडम दूसरों को बदलने से या बाहरी हालात बदलने से नहीं आती, वो सिर्फ अपने काम, अपने रिएक्शंस को मैनेज करने से आती है, चाहे दूसरे कुछ भी करें या हमसे कोई भी उम्मीद रखें। मतलब फोकस खुद पर। हाँ, जब हम दूसरों के कामों में दखल देना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने कामों में दखल देने से रोकते हैं, तभी हम असल में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। ये सिद्धांत आसान लगता है, पर इसे लगातार प्रैक्टिस करने के लिए गहरा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। बदलाव सिर्फ खुद ही लाया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ी बात समझ में आ रही है वो ये है कि सच्ची आजादी शायद पैसे जैसी बाहरी चीजों में या दूसरों की तारीफ में नहीं है, बल्कि ये अपने कामों की जिम्मेदारी लेने और दूसरों के कामों में दखल ना देने में है। ये एक अंदरूनी चीज ज्यादा है। वो दोस्तोयेव्स्की की कॉइन्ड फ्रीडम से ज्यादा शायद इस अंदरूनी सेपरेशन ऑफ टास्क्स में छुपी है। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है, क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा हिस्सा है जहां हम अनजाने में किसी और की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे हैं, या शायद किसी और के टास्क में बेवजह दखल दे रहे हैं? अगर वहां ये कार्य विभाजन का प्रिंसिपल लागू करें तो क्या बदल सकता है? सोचिएगा जरूर इस पर। Now next chapter, separation of tasks, the path to freedom. स्वागत है। आज हम रिश्तों और उम्मीदों की एक बड़ी दिलचस्प सी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास रिश्तों में सीमाएं, स्वतंत्रता का मार्ग, किताब से कुछ बातें, कुछ अंश हैं। और देखिए, हमारा मिशन सीधा सा है, ये समझना कि भाई अपनी और दूसरों की जिम्मेदारियां, मतलब टास्क्स, इन्हें अलग कैसे करें। सही बात। ताकि अपनी जिंदगी थोड़ी आसान हो, रिश्ते बेहतर बने। हम रोजमर्रा की जिंदगी से ही उदाहरण लेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से समझ आए। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो सोच है ये एडलेरियन साइकोलॉजी से आती है और इसका आप कह सकती हैं कोर सवाल है, ये किसका काम है? किसका काम है? हाँ, मतलब जो भी नतीजा आने वाला है उसकी सीधी जिम्मेदारी असल में लेगा कौन? अच्छा, तो ये कामों का बंटवारा, मतलब सेपरेशन ऑफ टास्क, ये असल में है क्या चीज? कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता या काफी टाइम से कमरे से ही बाहर नहीं निकल रहा। हाँ, हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पेरेंट्स का काम बच्चे पर कोई दबाव डालना नहीं है, या ये भी नहीं कि उसकी प्रॉब्लम को वो खुद ही सॉल्व करने बैठ जाए। अच्छा, तो फिर क्या? उनका काम है बस एक भरोसे का रिश्ता बनाना, बच्चे को ये बताना कि भाई देखो, जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं। ठीक है। लेकिन कमरे से बाहर निकलना है या स्कूल जाना है, वो तो देखिए बच्चे का अपना काम है, उसकी अपनी टास्क है। पेरेंट्स अगर दखल देते हैं, मतलब इंटरवेंशन करते हैं, तो वो बच्चे से सीखने का एक मौका छीन लेते हैं एक तरह से। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है, मतलब खासकर अपने बच्चों के मामले में जो बहुत करीबी हैं। हाँ, मुश्किल तो है। तो क्या परिवार में भी ऐसी लाइन खींचनी चाहिए? हाँ, बल्कि परिवार में तो शायद ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ हम बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना। बात तो है। सोचिए, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनकी पसंद की ही नौकरी करे, पर बच्चा कुछ और करना चाहता है। अब पेरेंट्स का नाराज होना या चिंता करना वो उनकी भावनाएं हैं, उनका काम है। अच्छा। और बच्चे का अपनी राह चुनना वो उसका काम है। अगर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही जीते रहेंगे तो रिश्तों पर बोझ बढ़ता जाता है। यहीं पर एक और बात आती है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये डर बहुत सताता है। हाँ, ये तो है। जैसे मान लीजिए मेरे बॉस हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तो देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आपका नहीं। मेरा नहीं। नहीं, आपको उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह बॉस आपको पसंद करे या ना करे या बेवजह गुस्सा करे, ये बॉस का काम है। शायद उनकी अपनी दिक्कतें हों, अपने मुद्दे हों। अच्छा। आपका काम है अपना काम ईमानदारी से करना, बॉस को खुश करना आपका काम नहीं है। और हाँ, कभी कभी ये सोचना कि अरे बॉस खराब है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये एडलेरियन साइकोलॉजी के हिसाब से एक लाइफ लाई हो सकता है, मतलब जिंदगी का एक बहाना। बहाना किस लिए? शायद इसलिए कि असल में आप वो काम करना ही नहीं चाहते और खराब बॉस का बहाना मिल गया, अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका। अरे वाह, मतलब दूसरों के कामों का बोझ, उनकी उम्मीदों का, ये सब हम अपने ऊपर ले लेते हैं और जिंदगी भारी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला कदम क्या है? बस ये पहचानना कि यहाँ से आगे मेरा काम नहीं है और दूसरों के काम वहीं छोड़ देना। हाँ, इससे बोझ हल्का होता है। जैसे सिकंदर महान की कहानी है ना, वो गॉर्डियन नॉट वाली। हाँ, सुनिए, वो उलझी हुई गांठ। हाँ, तो उसने उसे सुलझाने में वक्त बर्बाद नहीं किया, तलवार से काट दिया। तो रिश्तों की उलझने भी कभी कभी ऐसे ही नए तरीके से काटनी पड़ती है, सुलझाने के बजाय बाउंड्री बनानी पड़ती है। लेकिन क्या इससे लोग दूर नहीं हो जाएंगे? क्या ये थोड़ा खुदगर्जी जैसा नहीं लगेगा, जैसे हम दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं कर रहे या मदद नहीं करना चाहते? नहीं, देखिए, ये स्वार्थी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में उन रिश्तों से बचना है जो इनाम पर टिके हों, रिवॉर्ड बेस्ड रिलेशनशिप्स। मतलब ये कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, ये वाली सोच। अच्छा। कामों का बंटवारा दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उनके स्पेस का, उनकी अपनी काबिलियत का सम्मान करना है। स्पेस का सम्मान। हाँ,
ये अच्छे रिश्तों का अंत नहीं बल्कि शायद एक नया दरवाजा है, गेटवे है। हाँ, बस सही दूरी बनाना जरूरी है। सही दूरी। हाँ, मतलब ना तो इतना पास की दम घुटने लगे और ना ही इतना दूर की जरूरत पड़ने पर आप मदद ही ना कर पाए। एक बैलेंस्ड दूरी। तो आज हमने सीखा कि रिश्तों में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ये किसका काम है। बिल्कुल। दूसरों के कामों में बेवजह दखल ना देना और अपने कामों में दूसरों को दखल ना देने देना। हाँ, और ये हमें बेकार के बोझ से, दूसरों की उम्मीदों के दबाव से आजादी दिला सकता है, जिंदगी को बहुत सिंपल बना सकता है। बस याद रखिए, दूसरों की उम्मीदें उनका बोझ है, आपकी सच्चाई आपकी राह। और जाते जाते सबके लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। क्या ये तरीका, जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा रूखा सा लगे, थोड़ा अकेला करने वाला लगे, क्या ये असल में हमें ज्यादा सच्चे रिश्ते बनाने में मदद कर सकता है? बिना उम्मीदों के बोझ वाले ज्यादा मजबूत रिश्ते? सोचेगा जरूर। Now, next chapter, recognition and freedom, the truth of relationships. आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की होगी। ये चाहत कि सब हमें पसंद करें, हमारी तारीफ हो, स्कूल में, दोस्तों के बीच, घर पर भी। इसे शायद मान्यता की चाहत या डिजायर फॉर रिकॉग्निशन कह सकते हैं। ये काफी गहरी होती है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम भावना है। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी कश्मकश को परत दर परत खोलती है। एक तरफ दुनिया कहती है, अरे अपने दिल की सुनो, वो करो जो तुम्हें पसंद है। तो दूसरी तरफ अक्सर घर वाले या टीचर्स वो एक सुरक्षित रास्ते की तरफ, एक स्टेबल ऑक्यूपेशन की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा, और ये खासकर युवाओं के लिए एक बड़ी दुविधा बन जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही जिंदगी है या फिर अपनी शर्तों पर जीने में ही असली आजादी छुपी है? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये सवाल वाकई बहुत अहम है। देखिए, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलना कई बार आसान लगता है, जैसे कोई बनी बनाई राह मिल गई हो, भटकने का डर कम होता है। लेकिन क्या इस तरह हम सच में जी रहे होते हैं, ये सोचना जरूरी है। हाँ। सामग्री बताती है कि लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहना, मतलब इस चिंता में घुलना कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये जीने का एक बेहद बंधन वाला, एक अनफ्री तरीका है। इसमें हम अपनी खुशी एक तरह से दूसरों की राय पर टिका देते हैं। हाँ, और एक दिलचस्प बात स्रोत में ये भी है कि कई बार अपनी मर्जी से जीना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमें खुद ही साफ नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या बनना है, क्या करना है। ये सब कहाँ साफ होता है शुरू में? बिल्कुल। तो ऐसे में दूसरों की नजरों में अच्छा बनना वो ज्यादा आसान रास्ता लगने लगता है। और यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक पेच है। ये जो मान्यता की चाहत है ना, वो असल में इस गहरे डर से जुड़ी है कि कहीं कोई मुझे नापसंद ना कर दे। लेकिन सच तो यह है, आप हर किसी को खुश रख ही नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर 10 लोग हैं और आप 10 को खुश करने निकल पड़ेंगे तो क्या होगा? शायद आपको अपनी बातें बदलनी पड़ेंगी, ऐसे वादे करने पड़ेंगे जो आप जानते हैं कि पूरे नहीं कर सकते। ये न सिर्फ दूसरों से बल्कि ये तो खुद से भी झूठ बोलने जैसा है, और ये बहुत तनाव देता है अंदर ही अंदर। ये बात तो सही है। तो अगर सबको खुश रखना नामुमकिन है और तनावपूर्ण भी, तो क्या इसका हल ये है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें? मतलब क्या ये स्वार्थी या ईगोसेंट्रिक होने की तरफ नहीं ले जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कामों का बंटवारा, या जिसे सेपरेशन ऑफ टास्क कहते हैं, वो समझना जरूरी है। ये स्वार्थ नहीं है, ये स्पष्टता है, क्लैरिटी। इसका मतलब है ये समझना कि कौन सी चीज आपकी जिम्मेदारी है और कौन सी दूसरे की। ओके, जैसे आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या चुनते हैं, अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, ये सब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको पसंद करते हैं या नापसंद, ये उनका काम है, उनका नजरिया है। उनके काम में दखल देना, यानी ये कोशिश करना कि वो आपको पसंद ही करें, ये अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। अच्छा। हाँ, लेकिन दूसरों के कामों में जबरदस्ती दखल देना, जैसे किसी को मजबूर करना कि वो आपकी मर्जी से ही पढ़े या शादी करे, वो जरूर स्वार्थी सोच है। अरे वाह, यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। सामग्री ये कहती है कि वास्तविक स्वतंत्रता, मतलब रियल फ्रीडम का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस होना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आजादी और नापसंद होना, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है पहली बार में, पर इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर ऐसा कुछ करें कि लोग चिढ़ें या नापसंद करें। नहीं, इसका मतलब है कि अगर आप अपने सच के साथ जी रहे हैं, अपने सिद्धांतों, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, और इस वजह से कोई आपको नापसंद करता है, तो उस नापसंदगी से डरना नहीं चाहिए। ये डर आपको बांधता है। जब आप इस डर से मुक्त होते हैं, तभी आप बिना बाहरी दबाव के अपने असली मूल्यों के हिसाब से जी पाते हैं। तो वो जो नापसंदगी है, वो तो एक तरह से इस बात का सबूत है कि आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, किसी और की पसंद नापसंद के गुलाम नहीं है। यानी आप आजाद हैं। बिल्कुल। देखिए, हर चीज की एक कीमत होती है, आजादी की भी कीमत है, और रिश्तों में आजादी की कीमत यही है कि शायद कुछ लोग आपको हमेशा पसंद ना करें, और ये ठीक है। वाह, यानी लोग क्या कहेंगे कि डर से आजाद होना, यही असली स्वतंत्रता है। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर शायद असल जिंदगी में उतारना मुश्किल हो। मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, स्रोत में एक दार्शनिक का उदाहरण दिया गया है। उनके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। सालों तक वो यही सोचते रहे कि भाई बचपन में पिता ने मारा पीटा, इसलिए रिश्ते खराब हैं। फिर उन्हें एक दिन ये समझ आया कि वो इस विचार को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला। कैसे? उन्होंने ये सोचना शुरू किया, मैं रिश्ते सुधारना नहीं चाहता, इसलिए उस पुरानी याद को, उस बहाने को पकड़े बैठा हूँ। देखिए, उन्होंने पिता को बदलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो पिता का काम था। उनका नजरिया, उनका व्यवहार, वो उससे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ अपने नजरिए, अपने पर्सपेक्टिव और अपने व्यवहार को बदला क्योंकि ये उनका अपना काम था। रिश्तों को सुधारने या ना सुधारने का फैसला, वो जो रिश्तों का ताश का पत्ता है, जिसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कार्ड कहा गया है, वो हमेशा उनके अपने हाथ में था। अच्छा।
और दिलचस्प बात ये हुई कि समय के साथ पिता का व्यवहार भी बदला, पर वो उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने बस अपना काम किया, अपने हिस्से का। तो सार ये निकलता है कि खुश रहने के साहस में नापसंद किए जाने का साहस भी शामिल है। बिल्कुल, एकदम सही। जब आप ये हिम्मत दिखाते हैं ना, तो आपके रिश्ते बोझ होने की जगह हल्के हो जाते हैं। आप दूसरों की उम्मीदों के अनावश्यक बोझ से मुक्त महसूस करते हैं। आप ज्यादा वास्तविक, ज्यादा ऑथेंटिक महसूस करते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिंदगी के इस खेल में, खासकर रिश्तों के मामले में, क्या हम अपने ताश के पत्ते दूसरों के हाथ में दे रहे हैं या उन्हें मजबूती से अपने पास थामे हुए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। Now, next chapter, community spirit and self-interest, सामुदायिक भावना और स्वार्थ। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दिलचस्प विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ लगे। हाँ बिल्कुल। ये बताते हैं कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ अपने काम पर फोकस करना मतलब दुनिया से कट जाना। हाँ, ये एहसास होता है कई बार। अक्सर ये ख्याल आता है ना, कि अगर हम सिर्फ अपने काम से काम रखें, जिसे इन सोर्सेज में टास्क को सेपरेट करना कहा गया है, तो क्या हम अकेले पड़ जाएंगे? यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल के मतलब केंद्र में है। क्या ये तरीका हमें अकेला बनाता है या शायद रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करता है? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, देखते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, ये जो अपने काम और दूसरों के काम को अलग अलग देखने की बात है, जिसे सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहा गया है, क्या ये हमें बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या अकेला महसूस नहीं कराता? जैसे हम जानबूझकर दूसरों से दूरी बना रहे हो। ये सवाल बहुत आम है, पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ये सोर्स मटेरियल इसे अलगाव या आइसोलेशन की तरह नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि उलझे हुए रिश्तों के धागों को सुलझाने जैसा है। सोचिए, जैसे बहुत सारे रंगीन धागे बुरी तरह उलझ गए हों। उन्हें अलग अलग करने का मतलब उन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कौन सा धागा कहाँ से शुरू होता है, किसका है। तो ये रिश्तों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझने का पहला कदम है। क्लैरिटी आती है इससे। अच्छा, मतलब उलझन सुलझाने जैसा। ठीक है, ये समझ आया। इन विचारों में एक शब्द आता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल यानी अकेले व्यक्ति पर ही फोकस करता है। हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सही कहा। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल का मतलब है जिसे बांटा न जा सके, यानी इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, अच्छा। हाँ, एडलर जिनका ये विचार है, उनका मानना था कि हम टुकड़ों में नहीं बटे हैं। हमारा मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी, हमारी सोच और भावनाएं, रीजन एंड इमोशन, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक पूरी यूनिट है, एक यूनिफाइड होल। इसी को होलिज्म कहते हैं। जैसे जब कोई गुस्से में चिल्लाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्सा चिल्ला रहा है, बल्कि वो पूरा व्यक्ति है जो चिल्लाने का चुनाव कर रहा है। चुनाव कर रहा है। हाँ, ये सोचना कि मुझे गुस्से ने ऐसा करवा दिया या भावनाओं में बह गया था, सोच इसे एक तरह का बहाना या लाइफ लाई मानता है। लाइफ लाई, बहाना। हाँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेने से बचने का एक तरीका हो सकता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ। तो मतलब हम अपने गुस्से या भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम चुनाव करते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। बिल्कुल, सोच का यही कहना है। हम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, पूरी तरह। ठीक है, तो अगर रिश्तों के उलझे धागों को सुलझाना मतलब सेपरेशन ऑफ टास्क्स पहला कदम है, तो फिर मंजिल क्या है? इन रिश्तों का असली गोल क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। इन विचारों के मुताबिक मंजिल है कम्युनिटी फीलिंग हासिल करना। कम्युनिटी फीलिंग। इसे सोशल इंटरेस्ट भी कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों को दुश्मन या कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, बल्कि साथी, कॉमरेड्स की तरह देखना। साथी समझना। हाँ, ये महसूस करना कि इस दुनिया में, इस समाज में मेरी भी एक जगह है, एक ठिकाना है, एक रेफ्यूज है, और मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और सबसे छोटी कम्युनिटी क्या है? सोर्स कहता है तुम और मैं, यू एंड आई। अच्छा। जहाँ सिर्फ दो लोग भी हैं, वहीं कम्युनिटी की शुरुआत हो जाती है। तुम और मैं से कम्युनिटी की शुरुआत, ये बात अच्छी लगी। लेकिन सॉस में कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा आइडिया भी दिया है, जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड, भूत, भविष्य, पेड़ पौधे सब शामिल है। ये तो बहुत बड़ा आइडियल हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ऊंचा आदर्श आइडियल है, जिसे शायद एकदम से जीना मुश्किल लगे। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका मकसद शायद हमें ये याद दिलाना है कि हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं। पर जैसा कहा, शुरुआत हमेशा छोटी कम्युनिटी यानी हमारे आपसी रिश्तों से ही होती है। उस विशाल कम्युनिटी का विचार हमें शायद बिगर पिक्चर देखने में मदद करता है। तो ये कम्युनिटी फीलिंग या सोशल इंटरेस्ट ये कैसे पैदा करें? कहा गया है कि हमें सेल्फ इंटरेस्ट मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने से सोशल इंटरेस्ट यानी दूसरों के बारे में सोचने की तरफ बढ़ना होगा। हाँ। पर आमतौर पे हम सोचते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड वो है जो बस अपनी चलाता है, तानाशाह, टायरेंट जैसा। क्या सॉस भी यही मानता है? नहीं, यहाँ एक और चौंकाने वाला इंसाइट है। सॉस कहता है कि सेल्फ सेंटर्ड होने का मतलब सिर्फ अपनी चलाना नहीं है। अच्छा, तो फिर? बल्कि वो लोग जो हर वक्त इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। अरे, जिसे डिजायर फॉर रिकॉग्निशन कहा गया है, वो भी असल में सेल्फ सेंटर्ड ही है। क्या मतलब दूसरों की राय की परवाह करना भी सेल्फ सेंटर्ड है? ये कैसे? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, है ना। लेकिन सोचिए इसके बारे में। जब कोई लगातार ये सोच रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका फोकस किस पर है? दूसरों पर या खुद मैं पर, आई पर? हाँ, फोकस तो मैं पर ही है। बिल्कुल, वो दूसरों की भलाई या उनके नजरिए को नहीं समझ रहा, बल्कि वो ये देख रहा है कि मुझे कैसी वैलिडेशन मिल रही है, मेरी इमेज कैसी बन रही है। हाँ, सही बात है। ये दूसरों की चिंता, कंसर्न फॉर अदर्स नहीं है, ये खुद से गहरा लगा अटैचमेंट टू सेल्फ है। फोकस अभी मैं पर ही है। अरे हाँ, अब समझा। ध्यान तो असल में खुद पर ही है कि मुझे कैसा देखा जा रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इसीलिए सोच कहता है कि सच्ची कम्युनिटी फीलिंग के लिए अटैचमेंट टू सेल्फ से निकलकर जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स की तरफ जाना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा से कुछ बड़े टेकअवेज मिले हैं मुझे लगता है। पहला, अपने काम और दूसरों के काम को समझना, सेपरेशन ऑफ टास्क्स।
ये अकेलापन नहीं बल्कि रिश्तों की उलझन सुलझाने का एक टूल हो सकता है। सही कहा। दूसरा, हम सब बंटे हुए नहीं बल्कि एक पूरी इकाई है, होलिज्म, और हम अपने एक्शंस चुनते हैं। हाँ जी। तीसरा, रिश्तों का लक्ष्य है कम्युनिटी फीलिंग बनाना, जिसकी शुरुआत तुम और मैं से होती है। और सबसे आखिर में ये चौंकाने वाली बात कि दूसरों की राय की बहुत ज्यादा चिंता करना भी एक तरह का सेल्फ सेंटर्ड होना ही है। बिल्कुल। और जाते जाते सोर्स एक सवाल छोड़ता है जो सोचने पे मजबूर करता है। अगर हमारी जिंदगी एक कहानी या फिल्म है तो उसका हीरो तो मैं आया ही हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर अपने हीरो पर यानी खुद पर फोकस करना क्या वाकई गलत है? ये एक बारीक लकीर है। खुद पर ध्यान देना कहाँ तक जरूरी है और कब ये जरूरत से ज्यादा होकर हमें अपनी कम्युनिटी से जुड़ने से रोकने लगता है, इस पे जरूर सोचा जा सकता है। Now next chapter. You are not the center of universe. नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है दुनिया में हमारी जगह और हमारे रिश्ते, मतलब हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हम अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी से जुड़े कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें मिले सोर्सेज में बताए गए हैं। मेन आइडिया ये है कि हम दुनिया के सेंटर नहीं है, हाँ, बल्कि एक बड़े कम्युनिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये सोच हमारे रिश्तों को और वो जो अपनेपन की भावना होती है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उसे कैसे बदल सकती है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि हाँ, यहाँ मेरा होना ठीक है। ये एक बहुत गहरी जरूरत है हमारी। सही बात है। लेकिन अक्सर हम शायद ये गलती कर बैठते हैं कि हम खुद को ही दुनिया का केंद्र मान लेते हैं, जैसे कोई राजा या रानी हो और सब कुछ हमारे लिए ही होना चाहिए। हाँ, और फिर जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, क्योंकि देखिए दूसरे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारी उम्मीदें पूरी करने के लिए तो है नहीं, तो हमें बहुत निराशा होती है, गुस्सा भी आता है। हाँ बिल्कुल, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं, ऐसी बातें। एग्जैक्टली। सोर्स में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी है इसके लिए, मैप और ग्लोब की। अच्छा। हाँ, जैसे दुनिया के नक्शे पर कोई एक देश बीच में दिखता है ना? लेकिन अगर आप ग्लोब देखें तो ग्लोब पर हर जगह सेंटर हो सकती है और कोई भी नहीं। सही है। तो उसी तरह हम दुनिया के केंद्र नहीं है, हम सब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट अहम है। तो फिर सवाल उठता है कि ये अपनेपन का एहसास, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता कैसे है? अगर हम सेंटर नहीं है तो फिर कनेक्शन कैसे बनेगा? देखिए, सोर्स कहता है कि ये एहसास सिर्फ कहीं होने भर से नहीं मिलता, पैसिव होने से नहीं। अच्छा। तो फिर बल्कि उस कम्युनिटी के प्रति एक्टिव कमिटमेंट देने से मिलता है, सक्रिय रूप से कुछ करने से, योगदान देने से। ये सोचने के बजाय कि ये व्यक्ति मुझे क्या देगा, ये सोचना कि मैं इस व्यक्ति को, इस रिश्ते को क्या दे सकता हूँ। अच्छा, मतलब फोकस लेने से हटाकर देने पर। हाँ। और इसमें जीवन के जो काम है, लाइफ टास्क जिन्हें कहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, दोस्ती, प्यार, उनका सामना करना भी शामिल है, उनसे बचना नहीं। और ये बात भी है कि हम सब कई कम्युनिटीज से जुड़े होते हैं, है ना? सिर्फ एक से नहीं। बिल्कुल। परिवार है, स्कूल है, काम की जगह, हमारा समाज, देश और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड भी एक कम्युनिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ रिश्तों के लिए? मतलब ये कि अगर हमें किसी छोटी कम्युनिटी में, मान लीजिए स्कूल में या ऑफिस में कोई परेशानी हो रही है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम और भी बड़ी कम्युनिटीज का हिस्सा हैं। सोर्स इसे कहता है चाय के प्याले में तूफान, स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब छोटी सी बात का बड़ा पतंग। हाँ, बिल्कुल। स्कूल की परेशानी शायद बाहर की दुनिया के हिसाब से उतनी बड़ी ना लगे, तो सलाह ये है कि बड़ी कम्युनिटी की आवाज सुने। जैसे स्कूल में टीचर और छात्र का रोल अलग है, अधिकार अलग है, लेकिन इंसानियत की बड़ी कम्युनिटी में तो दोनों बराबर इंसान है। ये याद रखना जरूरी है। ये रिश्तों को देखने का एक अलग नजरिया है। और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सोर्स में और क्या कहा गया? कामों के बंटवारे की बात थी शायद, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। हाँ, एक तो वो है सेपरेशन ऑफ टास्क्स, ये समझना कि कौन सा काम मेरा है और कौन सा दूसरे का, और दूसरे के काम में बेवजह दखल ना देना। और दूसरा है वर्टिकल रिलेशनशिप्स, मतलब ऊंच नीच वाले रिश्ते, उनकी जगह हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बनाना, बराबरी के रिश्ते। हॉरिजॉन्टल मतलब बराबर पर एक जैसे, इक्वल बट नॉट द सेम। जैसे पति पत्नी है, उनके काम अलग हो सकते हैं, जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं, पर इंसान के तौर पर वो बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। अच्छा। और ये वर्टिकल रिश्तों से क्या होता है? इन्हीं से अक्सर हीन भावना आती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर कुछ लोगों में खुद को बेहतर समझने का भाव, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। और सोर्स में तारीफ मतलब प्रेज और डांट, रिब्यूक, इनको भी वर्टिकल रिश्तों से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है तारीफ को भी। हाँ, ये समझना जरूरी है। सोर्स के मुताबिक तारीफ और डांट दोनों अक्सर वर्टिकल पोजीशन से आते हैं। इनमें कहीं ना कहीं ये भाव छिपा होता है कि एक ज्यादा काबिल या ऊंचा व्यक्ति कम काबिल या नीचे वाले का जजमेंट कर रहा है। मतलब तारीफ में भी एक तरह का जजमेंट है। हाँ, जैसे सोर्स में उदाहरण है कि माँ बच्चे की मदद करने पर कहती है तुम कितने अच्छे हेल्पर हो, क्योंकि वो बच्चे को सीखने वाली स्थिति में यानी वर्टिकल देख रही है। पर शायद पति वही काम करे तो ऐसा ना कहे, क्योंकि उसे बराबर हॉरिजॉन्टल मानती है। और प्रॉब्लम यह है कि ऐसी तारीफ चाहे अनजाने में हो, पाने वाले को दूसरों पर निर्भर बना सकती है। उसे लगता है कि शायद मुझ में खुद काबिलियत नहीं है, मुझे बाहर से वैलिडेशन चाहिए। तो फिर क्या करें? अगर कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, तो उसे तारीफ भी ना करें, डांटे भी नहीं। नहीं, छोड़ना नहीं है। सोर्स तारीफ या डांट की जगह एक दूसरी चीज पर जोर देता है, एनकरेजमेंट, हिम्मत बढ़ाना। एनकरेजमेंट ये तारीफ से अलग कैसे है? ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पर आधारित है, बराबरी के रिश्ते पर। इसमें हम दूसरे के काम में दखल नहीं देते, इंटरवेंशन नहीं करते। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर करना दखल है। तो फिर क्या करते हैं? हम उन्हें अपना काम खुद करने का साहस, करेज जुटाने में मदद करते हैं, असिस्टेंस देते हैं। जैसे बच्चे के लिए ऐसा माहौल बनाना कि वो खुद पढ़ने का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस महसूस करे, उसे ये यकीन दिलाना कि वो कर सकता है। ये मदद है, दखलंदाजी नहीं। मतलब काबिलियत मानकर बस हिम्मत बढ़ाने में मदद करना। एग्जैक्टली।
ये मानना कि शायद कमी काबिलियत की नहीं, हिम्मत की है, और जब हम इनकरेज करते हैं तो हम उन्हें बराबर का मानते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि खुद को दुनिया का सेंटर मानने के बजाय कम्युनिटी का एक हिस्सा बनकर योगदान देना, कंट्रीब्यूशन करना कितना जरूरी है। हाँ, और ये कंट्रीब्यूशन तब और सार्थक होता है जब हमारे रिश्ते ऊंच नीच वाले न होकर बराबरी वाले, हॉरिजॉन्टल हो। और इन्हीं बराबरी के रिश्तों में फिर तारीफ या डांट के बजाय सच्ची हिम्मत, इंकरेजमेंट देने की गुंजाइश बनती है, जिससे सामने वाले में खुद कुछ करने का साहस आता है। और शायद इसी से वो अपनेपन का गहरा एहसास भी पैदा होता है, जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश रहती है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर आज हम अपनी किसी भी एक बातचीत में, बस एक, चाहे घर पर हो, दोस्तों से या ऑफिस में, सिर्फ इस एक सोच पर ध्यान दें कि मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दे सकता हूँ, तो उस एक बातचीत पर क्या असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा। Now, next chapter, the value of gratitude, the horizon of relationships. नमस्कार। आज हम समझ रहे हैं कि हम खुद को वैल्यूएबल मतलब कीमती कैसे महसूस कर सकते हैं। हमारे पास ना एक युवा और एक फिलोसोफर के बीच हुई बड़ी दिलचस्प बातचीत के कुछ नोट्स हैं। मकसद ये है कि भाई तारीफ या डांट से हटकर असली इंपॉर्टेंस का एहसास कैसे होता है, खासकर जब हम दूसरों से जुड़ते हैं। तो चलिए उसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको कहे अरे वाह बहुत अच्छे, पर अंदर से खाली खाली सा लगे, या फिर बस किसी के शुक्रिया कह देने भर से हिम्मत सी आ जाए? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। देखिए, बाहरी वैलिडेशन जो होता है ना, मतलब दूसरों की तारीफ या बुराई, वो शायद पल भर के लिए अच्छा या बुरा महसूस करा दे, लेकिन अंदर से अपनी कीमत महसूस करना वो एक अलग ही बात है। हाँ, तो फिलोसोफर यही समझाते हैं कि ये जो तारीफ और डांट है, दोनों ही वर्टिकल रिलेशनशिप से आती है। मतलब ऐसे रिश्ते जहाँ कोई ऊपर है, कोई नीचे, और एक तरह से कोई जज कर रहा है। सही कहा, बिल्कुल। जैसे माँ बाप बच्चों को या शायद कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को आंकता है, ये एक तरह का जजमेंट ही तो हुआ। अच्छा। और ऐसे रिश्तों में ना हम अक्सर दूसरे के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने की कोशिश में लग जाते हैं, अपनी आजादी वो थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स, यानी बराबरी वाले रिश्ते। बराबरी वाले, ठीक है। इनमें जजमेंट नहीं होता, इनमें आपको मिलेगा शुक्रिया, या मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके, या अरे वाह इससे तो बहुत मदद मिली। ये शब्द आभार दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं, जजमेंट नहीं। लेकिन ये शुक्रिया तो बहुत आम सा शब्द है, रोज ही सुनते बोलते हैं। ये हिम्मत बढ़ाने जितना पावरफुल कैसे हो सकता है? मतलब तारीफ के मुकाबले तारीफ सुनने में तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, और यही पर ना एडलरिन साइकोलॉजी की एक दिलचस्प बात सामने आती है। वो कहते हैं कि हिम्मत तब आती है जब इंसान को लगे कि हाँ उसका कोई मूल्य है, कि वो बेकार नहीं है। ओके, मूल्य का एहसास। और ये एहसास कब होता है? जब उसे लगता है कि मैं इस कम्युनिटी के लिए या दूसरों के लिए फायदेमंद हूँ, मैं किसी के काम आ सका। ये किसी बाहरी जजमेंट से नहीं आता कि तुम अच्छे हो, ये अंदर से आता है, हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दे सका। अच्छा। और शुक्रिया सुनने से ना यही अंदरूनी एहसास मजबूत होता है कि हाँ मेरे होने से, मेरे कुछ करने से फर्क पड़ा। ठीक है, ये समझ आया कि कंट्रीब्यूशन का एहसास जरूरी है, लेकिन सोचिए अगर कोई कुछ कर ही ना पाए तो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग है, बिस्तर पर है, या एक छोटा बच्चा है, वो युवा भी यही सवाल पूछता है अपने दादाजी के बारे में जिन्हें डिमेंशिया है, क्या वो बेकार हो गए क्योंकि वो अब किसी के काम नहीं आ रहे? बहुत जरूरी सवाल है, और यही फिलोसोफर एक बहुत ही अहम फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को उनके काम के आधार पर, यानी लेवल ऑफ एक्ट पर मत देखो। अच्छा। तो फिर बल्कि उनके होने के स्तर पर देखो, लेवल ऑफ बीइंग पर। मतलब किसी ने क्या किया या क्या कर सकता है इस बेसिस पर जज करने के बजाय बस उनके होने से खुश हो, उनके वजूद के लिए शुक्रगुजार हो। उनके होने मात्र से। हाँ, सोचिए जैसे किसी अपने का कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाए, ईश्वर न करे पर, तो हम क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, है ना? उस वक्त वो कुछ कर नहीं रहे होते, बिस्तर पर होते, फिर भी उनका होना ही परिवार को कितनी हिम्मत देता है, उनके लिए कितना मायने रखता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम कितनी आसानी से लोगों को उनके काम से ही आंक लेते हैं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? घर में, ऑफिस में? देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को या दूसरों को एक काल्पनिक आदर्श छवि से कंपेयर करते हैं, एक आइडल इमेज बना लेते हैं मन में, इसे तो ऐसा होना चाहिए था, और फिर कमियां निकालते रहते हैं, 100 में से नंबर काटते हैं। ये भी तो जजमेंट ही है। हाँ, है तो फिलोसोफर कहते हैं इस 100 में से नंबर काटने वाले तरीके को छोड़ो, 0 से शुरू करो। सामने वाले इंसान को बस देखो जैसा वो है, उसके होने के लिए शुक्रगुजार हो। मान लीजिए कोई बच्चा है जो ज्यादातर घर में ही रहता है, स्कूल नहीं जा रहा, अगर वो एक दिन उठकर बर्तन धोने में मदद कर दे, हाँ। तो उसे ये ताना मारने के बजाय कि स्कूल क्यों नहीं जाते, सीधे कहें अरे वाह शुक्रिया बेटा, बहुत मदद मिली। हो सकता है बस इसी एक शुक्रिया से उसे अपनी कीमत महसूस हो और वो खुद ही कोई अगला कदम उठाने के लिए इंस्पायर हो जाए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में, खासकर ऑफिस जैसे माहौल में जहाँ हायरार्की होती है, पद होते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। वहाँ बराबरी का रिश्ता कैसे बनेगा? बॉस तो बॉस ही रहेगा। हाँ, मुश्किल लगता है बिल्कुल, और वो युवा भी यही कहता है। लेकिन फिलोसोफर का जवाब बहुत सीधा और सच्चा है, किसी को तो शुरू करना होगा। किसी को तो शुरू करना होगा। हाँ। आप पहल करें, भले ही सामने वाला तुरंत सहयोग न करे, कम से कम एक इंसान के साथ तो सच्चा बराबरी का हॉरिजॉन्टल रिश्ता बनाने की कोशिश करें। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका असर आपके बाकी रिश्तों पर भी पड़ेगा। ऑफिस में भी हाँ, पद यानी रैंक का सम्मान जरूरी है, वो अपनी जगह है,
लेकिन चेतना में, मतलब अपनी सोच में, अपनी कॉन्शियसनेस में तो बराबर रह सकते हैं ना। अपनी सोच में बराबर, मतलब बॉस के हर आदेश को आंख मूंद कर मान लेना, ये असल में जिम्मेदारी से भागना है। जहाँ जरूरत लगे अपनी बात रखना, कोई बेहतर तरीका सुझाना, ये भी तो बराबरी के रिश्ते का ही हिस्सा है, पद चाहे अलग। अच्छा, तो मतलब पद का सम्मान करते हुए भी एक मानवीय स्तर पर बराबरी रखना। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार अगर मैं समझी हूँ ठीक से, तो ये निकला कि हमारी कीमत बाहरी तारीफों पर या हम क्या करते हैं इस पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी इस गहरे एहसास पर कि हम दूसरों से जुड़े हुए हैं, किसी के काम आ सकते हैं, और शायद सबसे बड़ी बात कि हमारा होना ही अपने आप में कीमती है। एकदम सही। और यही एहसास हमें दूसरों के जजमेंट के डर से आजाद करता है और जीने की हिम्मत देता है। और ये बदलाव कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं है, ये एक छोटे से कदम से शुरू होता है, किसी एक रिश्ते को बराबरी पर लाने की कोशिश से। तो चलिए आज के लिए इस गहरी सोच को यहीं रोकते हैं और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरा सोचिए, आज आप अपने किस एक रिश्ते में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, इस वर्टिकल सोच को छोड़कर हॉरिजॉन्टल बराबरी और आभार लाने की कोशिश कर सकते हैं, और सोचिए कि इसका असर क्या हो सकता है। Now, next chapter, self-acceptance and trust in others. कभी आपने सोचा है कि क्यों कभी कभी दूसरों के सामने हम एकदम चुप हो जाते हैं, मतलब कुछ कहने में या कोई मजाक करने में भी हिचक होती है। हम इतने सेल्फ कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये जो सवाल है ना, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत से निकले हैं जो हमारे सोच, आत्म स्वीकृति और दूसरों में विश्वास में है। इसमें एक यंगस्टर है और एक फिलोसोफर, और वो इन्हीं उलझनों पर बात कर रहे हैं। तो आज हम अल्फ्रेड एडलर, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उनके नजरिए से देखेंगे कि कैसे खुद को एक्सेप्ट करना, दूसरों पर एक तरह का भरोसा दिखाना और उनके लिए कुछ करना, मतलब कंट्रीब्यूशन, ये कैसे हमें समाज में अपनी जगह महसूस कराता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो वो जो नौजवान है सोच में, वो बताता है कि कैसे उसे मीटिंग्स में हाथ उठाने में भी डर लगता है, या कोई हल्की फुल्की बात कहने में भी, कि कहीं लोग हंस न दें या सोचें कि कितना बेवकूफ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डर सेल्फ लव, मतलब नार्सिसिज्म से नहीं आता, बल्कि ये कहीं ना कहीं खुद को नापसंद करना, सेल्फ लोदिंग से आता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब अकेले में तो हम बिल्कुल बिंदास होते हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पर जैसे ही कोई और रूम में आता है हम एकदम से रुक जाते हैं। क्या हम अपने उस असली इनोसेंट सेल्फ पर यकीन नहीं करते? हाँ, ये बहुत कॉमन फीलिंग है। और एडलर की जो साइकोलॉजी है वो इसका जवाब कम्युनिटी फीलिंग में देखती है, मतलब समाज से जुड़ाव का एहसास। और इसे पाने के लिए, जैसा आपने कहा, 3 मेन स्टेप्स हैं: सेल्फ एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस इन अदर्स और कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। ओके, तो पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये बस पॉजिटिव थिंकिंग टाइप है कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है? नहीं, देखिए, यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। ये सेल्फ अफर्मेशन से अलग है। सेल्फ अफर्मेशन होता है खुद को झूठी तसल्ली देना। मान लीजिए किसी के एग्जाम में 60% मार्क्स आए, तो सेल्फ अफर्मेशन होगा ये सोचना कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, वरना मैं तो 100% वाला हूँ। ये खुद को बहलाना होगा। अच्छा, हाँ, समझ गया। जबकि सेल्फ एक्सेप्टेंस है सच्चाई को फेस करना, उसे कबूल करना। उसी 60% वाले उदाहरण में सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा ये सोचना कि ठीक है, मेरे 60% आए हैं, ये अभी की सच्चाई है, अब यहाँ से 100% तक कैसे पहुंचूं। मतलब जो चीजें हम बदल नहीं सकते उनको शांति से स्वीकार करना, और जिन्हें बदल सकते हैं उन्हें बदलने की हिम्मत दिखाना। इसे अफर्मेटिव रेजिग्नेशन या सकारात्मक स्वीकृति भी कहते हैं। ओके, मतलब अपनी असलियत को मानकर आगे बढ़ना। बिल्कुल, ये वैसी ही बात है जैसी वो मशहूर सेरेनिटी प्रेयर में है कि जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकारने की शांति, जो बदल सकते हैं उसे बदलने का साहस, और दोनों में फर्क समझने की बुद्धि। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस समझ आया, पर एडलर दूसरों पर भरोसे की बात भी करते हैं, कॉन्फिडेंस इन अदर्स, और यहीं पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग अटकते हैं, क्योंकि धोखा खाने का डर रहता है ना। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है। इसीलिए एडलर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, इन 2 शब्दों में फर्क करते हैं। ट्रस्ट जो होता है वो कंडीशनल होता है, शर्तों पर टिका होता है। जैसे बैंक आपको लोन देता है तो सिक्योरिटी देखता है, गारंटी मांगता है, ये हुआ क्रेडिट या ट्रस्ट। लेकिन कॉन्फिडेंस जो एडलर कह रहे हैं वो अनकंडीशनल है, बिना शर्त वाला, बिना किसी गारंटी के दूसरों पर यकीन करना, ये जानते हुए भी कि शायद धोखा मिल जाए, बिना गारंटी के। हाँ, एडलर कहते हैं कि अगर हम गहरे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो शुरुआत शक से नहीं कर सकते। दूसरों पर बिना शर्त कॉन्फिडेंस रखना ही गहरे रिश्ते बनाने का तरीका है, उसका रास्ता है। लेकिन अगर कोई धोखा दे दे तो? देखिए, कोई धोखा देता है या नहीं ये उसका काम है, उसका टास्क है। एडलर से सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहते हैं, मतलब भरोसा करना हमारा चुनाव है, हमारी चॉइस है। वो भरोसे के लायक है या नहीं ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब हमें उसका बोझ नहीं लेना। बिल्कुल नहीं। अगर हम धोखा खाने के डर से पीछे हट गए तो हम कभी किसी से सही मायने में जुड़ ही नहीं पाएंगे। और इस डर को जीतने की जो हिम्मत है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तब ये रिस्क लेने की हिम्मत आती है। ओके, तो पहले खुद को स्वीकारो, फिर हिम्मत करके दूसरों पर भरोसा करो, और इसके बाद तीसरा कदम है कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, दूसरों के लिए योगदान। इसका क्या मतलब? क्या ये सेल्फ सैक्रिफाइस है, मतलब अपनी जरूरतें भूल जाओ और बस दूसरों के लिए जियो? नहीं, सेल्फ सैक्रिफाइस या आत्म बलिदान बिल्कुल नहीं। कंट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब है अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना, जिससे हमें अपनी कीमत, अपनी वर्थ महसूस हो। जब हमें ये फीलिंग आती है ना कि हाँ, मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरी वजह से कुछ अच्छा हुआ, तब हमें अंदर से अपनी कीमत महसूस होती है। तो ये खुद के लिए भी है एक तरह से? हाँ बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा काम, हमारा वर्क, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का हो या कोई वॉलंटियर वर्क। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता।
एडलर के हिसाब से काम के जरिए हम दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज से जुड़ते हैं और हमें यह एहसास होता है कि हाँ, यहाँ मेरी जगह है, इट्स ओके टू बी हियर। ये एहसास खुद की कीमत जानने के लिए जरूरी है, इसलिए ये कोई दिखावा नहीं है। तो मतलब ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकारना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, दूसरों से डरने के बजाय उन पर भरोसा करने का रिस्क लेना, कॉन्फिडेंस, और अकेले रहने के बजाय दूसरों के काम आकर अपनी कीमत समझना, कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, और जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस इन अदर्स और कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, तब हमें वो कम्युनिटी फीलिंग मिलती है, वो एहसास कि हाँ, यहाँ होना ठीक है, इट्स ओके टू बी हियर, क्योंकि तब हम दूसरों को कॉम्पिटिटर या दुश्मन नहीं बल्कि साथी, कॉमरेड्स की तरह देखते हैं। और उन्हें साथी मानना तभी मुमकिन है जब हम खुद को स्वीकारें और उन पर भरोसा करने की हिम्मत करें। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, कि अगर हम वाकई ये जानते हुए कि चोट लग सकती है, किसी पर बिना शर्त भरोसा करने का वो कदम उठाते हैं, तो क्या ये हमारे रिश्तों को सच में बदल सकता है? भले ही शुरुआत में डर बहुत लगे, इस पर जरूर सोचिएगा। Now, next chapter. The feeling of contribution is happiness. स्वागत है। आज हम खुशी पर बात कर रहे हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है हमारे सामने। क्या असली खुशी दूसरों के लिए कुछ करने की भावना में है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एडलेरियन मनोविज्ञान के कुछ आइडियाज हैं इस पर। अच्छा। हाँ, और वो यही कहते हैं कि खुशी का जो राज है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन की फीलिंग में है। मतलब ये एहसास कि हम दूसरों के काम आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन की फीलिंग। हाँ, ये अंदरूनी एहसास कि भाई मेरी वजह से किसी का कुछ भला हो रहा है, मैं उपयोगी हूँ। इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए घर में बर्तन धोने हैं। हाँ। अब कोई बहुत चिढ़कर गुस्से में कर रहा है। हाँ। तो शायद कोई पास भी नहीं भटके, माहौल भारी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर वही काम वही इंसान आराम से कर रहा हो, शायद कुछ गुनगुना रहा हो, तो एकदम से माहौल बदल जाता है ना? सही कहा, शायद बच्चे भी आ जाए मदद करने। हाँ। और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये कंट्रीब्यूशन वाली फीलिंग तब ज्यादा आती है जब हम दूसरों को, जैसे अपने परिवार वालों को, दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझते हैं। कॉमरेड्स। साथी मतलब अगर हम उन्हें साथी मानेंगे तो फिर वो वाले ख्याल नहीं आते कि अरे मैं ही क्यों करूं या कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये जुड़ा है कम्युनिटी फीलिंग से। वो अपनेपन का एहसास। तो सिर्फ कुछ कर देना ही काफी नहीं है, ये कम्युनिटी फीलिंग, ये अपनापन भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये तीन चीजें हैं जो एक साइकिल की तरह काम करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। ओके, कौन सी तीन चीजें? पहली है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को स्वीकार करना जैसे भी हम हैं, अपनी कमियों और अच्छाइयों के साथ। दूसरी है कॉन्फिडेंस इन अदर्स, मतलब दूसरों पर भरोसा करना बिना शर्त, उन्हें साथी मानना। और तीसरी है कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, यानी उन साथियों के लिए फिर कुछ करना। अच्छा, तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए कैसे, जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तभी हिम्मत आती है कि दूसरों पर भरोसा करें बिना डरे। जब भरोसा होता है, वो अपने लगते हैं, साथी लगते हैं, तभी उनके लिए कुछ करने का, कंट्रीब्यूट करने का मन करता है। और जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें वो फीलिंग आती है कि हाँ, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। इससे सेल्फ एक्सेप्टेंस और बढ़ता है, तो ये एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। ये तो एडलर के उन दो गोल से भी जुड़ गया। एक था सेल्फ रिलायंट बनना, मतलब आत्मनिर्भर होना। हाँ। और दूसरा समाज के साथ हार्मनी में रहना। बिल्कुल, सेल्फ एक्सेप्टेंस जुड़ा है सेल्फ रिलायंस से, और दूसरों पर भरोसा और कंट्रीब्यूशन ये जुड़ा है समाज के साथ हार्मनी बनाने से। पर ये जो है ना, हार्मनी ऑफ लाइफ, जिंदगी में ये तालमेल बनाना, ये उतना आसान नहीं होता। कई बार लोग क्या करते हैं कि जिंदगी के किसी एक ही पहलू पर, खासकर किसी नेगेटिव पहलू पर इतना अटक जाते हैं, फोकस कर लेते हैं। हाँ, फोकस कर लेते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया ही वैसी लगने लगती है। जैसे वो 10 लोगों वाला उदाहरण था शायद, कि 10 में से एक आपको नापसंद करेगा, 2 दोस्त बनेंगे, 7 ठीक ठाक रहेंगे। बिल्कुल वही। और हम अक्सर उसी एक नापसंद करने वाले पे ध्यान देते रह जाते हैं। हाँ, जो लोग लाइफ में हार्मनी नहीं रख पाते, वो अक्सर उसी एक आलोचक पर, उसी एक नेगेटिव चीज पर अटक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हकलाता है, तो वो शायद सिर्फ अपने हकलाने पर ही ध्यान देगा, सोचेगा सब मुझ पे हंस रहे होंगे। हाँ, होता है ऐसा। जबकि शायद 10 में से कोई एक ही ऐसा सोच रहा हो, वो बाकियों के साथ अपने रिश्ते, वो बड़ी पिक्चर देख ही नहीं पाते। और वर्कहॉलिक लोगों का क्या? उनका भी जिक्र था शायद। हाँ, वर्कहॉलिज्म भी इसी हार्मनी की कमी का एक उदाहरण है। अच्छा, कैसे? देखिए, ऐसे लोग काम को एक बहाना बना लेते हैं, जिंदगी की जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, दोस्त है, अपने शौक हैं, उन सब से बचने का। ये एक तरह का लाए है, जिंदगी का झूठ। वो अपनी कीमत, अपनी वैल्यू सिर्फ अपने काम से, अपने एक्स के लेवल पर आंकते हैं। अब सोचिए, जब वो काम नहीं कर पाते, जैसे रिटायरमेंट में, या मान लो बीमार हो गए, तब तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका सारा सेल्फ वर्थ तो काम से जुड़ा था। वो एकदम खाली महसूस करते हैं। तो फिर असली खुशी है क्या? क्या ये बस दूसरों से मिलने वाली पहचान, वो रिकॉग्निशन है? नहीं, एडलेरियन सोच के हिसाब से असली खुशी वो रिकॉग्निशन नहीं है, वो है फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, वही अंदरूनी एहसास। हाँ, वही अंदरूनी एहसास कि मैं उपयोगी हूँ, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका कंट्रीब्यूशन किसी को दिखे। मतलब कोई तारीफ ना करे तब भी। हाँ, कोई तारीफ करे या ना करे, कोई देखे या ना देखे, बस आपका अपना सब्जेक्टिव एहसास, आपकी अंदर की फीलिंग कि हाँ मैं यूजफुल हूँ, बस वही काफी है। लेकिन फिर लोग रिकॉग्निशन क्यों चाहते हैं, तारीफ क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं खुद को पसंद करना चाहते हैं, अपनी कीमत महसूस करना चाहते हैं।
तो रिकॉग्निशन जो है वो इस जरूरत को पूरा करने का एक आसान रास्ता लगता है, बाहर से मिल जाता है ना। वैलिडेशन। एग्जैक्टली। पर इसमें खतरा ये है कि अगर खुशी का सोर्स दूसरों की मर्जी, दूसरों का वैलिडेशन बन गया तो इंसान अपनी आजादी खो देता है। मतलब वो फिर वही करेगा जो दूसरों को पसंद आए, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा, अपनी मर्जी से नहीं जी पाएगा। ओह, ये तो है। लेकिन जब सच में अंदर से कंट्रीब्यूशन की फीलिंग होती है ना, तो फिर दूसरों से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं महसूस होती। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि आप वैल्यूएबल हैं, आपको किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है। वो कम्युनिटी फीलिंग होने पर ये रिकॉग्निशन की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। तो एक तरह से खुशी और आजादी साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, जहाँ सच्ची कंट्रीब्यूशन की फीलिंग है वहाँ आजादी है। तो अगर हम सार निकालें तो असली खुशी बाहर से मिलने वाली शाबाशी या रिकॉग्निशन में नहीं है, नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर है। ये महसूस करने में कि हाँ, मैं उपयोगी हूँ, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो या किसी ने देखा भी ना हो। एकदम सही कहा। और एक और बात, हमें ये भी समझना होगा कि हम सिर्फ अपने कामों से यानी लेवल ऑफ एक्ट्स ही यूजफुल नहीं है, तो क्योंकि हम सिर्फ अपने होने भर से लेवल ऑफ बीइंग पर भी वैल्यूएबल है, उपयोगी है। ये सोच हमें खुश रहने का साहस देती है, हिम्मत देती है। ये गहरी बात है। सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में बिना किसी बाहरी तारीफ या वैलिडेशन का इंतजार किए ये कंट्रीब्यूशन की फीलिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। शायद छोटे छोटे तरीकों से इस पर सोचना चाहिए। Now, next chapter. The courage to be normal. Live like you're dancing. नमस्कार। कभी आपने ये सोचा है कि स्पेशल बनने की ये जो एक धुन सी है हम सब में, क्या वो हमें सच में खुशी देती है? आज हम इसी पे थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं जो एडलेरियन साइकोलॉजी, मतलब इंसान के मन को समझने का एक नजरिया है, उसके हिसाब से इस सवाल को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्रोत कहते हैं कि हम सब में ना एक बेहतर बनने की चाह होती है, परस्यूट ऑफ सुपीरियॉरिटी जिसे कहते हैं। मतलब हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ये तो काफी नेचुरल सी बात है, लेकिन इसमें एक पेच है। स्पेशल बनने के चक्कर में ना लोग अक्सर दो बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। एक तो है हाँ, बहुत अच्छा बनना, पढ़ाई में, खेल में, सब में टॉप पर रहना, ताकि घर वाले समाज सब तारीफ करें, वो वैलिडेशन मिले। बिल्कुल। और यही बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब किसी को लगता है कि वो मतलब बहुत अच्छा बनने वाले रास्ते पर उतना कामयाब नहीं हो पा रहा, शायद पढ़ाई ठीक नहीं चल रही या खेल में पीछे रह गया, तो कुछ लोग ना एक तरह का शॉर्टकट ले लेते हैं, वो ठीक उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, वो बन जाते हैं बहुत बुरे। अच्छा, मतलब शरारत करना क्लास में या ऐसे काम करना जिससे सब परेशान हो, लेकिन इससे स्पेशल कैसे हुए? ये तो गड़बड़ वाली बात हुई ना। हाँ, पर लक्ष्य वही है, ध्यान खींचना, अटेंशन पाना। इसे एडलेरियन साइकोलॉजी में आसान श्रेष्ठता की खोज कहते हैं, परसूट ऑफ इजी सुपीरियॉरिटी। मतलब मेहनत करके अच्छा बनना मुश्किल लगा तो चलो बिना मेहनत के बुरा बनकर ही सबका ध्यान खींच लो। भीड़ से अलग दिखना है, नॉर्मल नहीं रहना, स्पेशल बनना है, यही मकसद है। और कमाल की बात यह है कि डांटने पर भी बंद नहीं होता, क्योंकि डांट भी तो एक तरह का अटेंशन ही है ना, भले ही नेगेटिव हो। उनको लगता है चलो किसी बहाने खास तो महसूस कर रहे हैं। ये तो काफी गहरी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को स्पेशल ही बनना है? क्या नॉर्मल होना, सामान्य होना काफी नहीं है? आजकल तो जैसे लगता है एवरेज होना कोई बुरी बात हो। हाँ, यहीं पर एडलेरियन साइकोलॉजी एक बहुत, मैं कहूँगी, हिम्मत वाली सोच सामने रखती है। वो है सामान्य होने का साहस, द करेज टू बी नॉर्मल। ये सोच हमें चैलेंज करती है कि भाई क्यों हमेशा स्पेशल ही बनना है? क्या हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार नहीं कर सकते? देखिए, सामान्य होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप इनकेपेबल हैं। इसका बस इतना मतलब है कि आपको हर किसी को ये दिखाने या साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितने बढ़िया हैं। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब खुद को अपनाने की तरफ पहला कदम है, और शायद सबसे मुश्किल भी। लेकिन सुनने में ये थोड़ा बोरिंग नहीं लगता? सामान्य होने का साहस, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ तो एकदम फीकी सी होती है, हमट्रम। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ चढ़ रहा है तो वो सोचेगा कि मजा तो बस चोटी पर पहुंचने में है, रास्ता वो तो बस तैयारी है। हाँ, पर एडलेरियन साइकोलॉजी जिंदगी को ऐसे नहीं देखती। वो कहती है जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट यानी मंजिल। सोचिए ना, अगर कोई चोटी तक नहीं पहुंच पाया तो क्या उसका पूरा सफर, पूरी जिंदगी बेकार हो गई? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिंदगी को ऐसे देखिए जैसे वो छोटे छोटे पलों का या कहिए बिंदुओं की एक श्रृंखला हो, सीरीज ऑफ डॉट्स। जैसे चौक से एक लाइन बनाते हैं ना, उसको अगर आप बहुत पास से मैग्नीफाइड से देखें तो वो छोटे छोटे डॉट्स से बनी होती है। हम असल में सिर्फ अभी यहीं में जी सकते हैं, हियर एंड नाउ। हमारा जीवन बस इन्हीं पलों का जोड़ है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जैसे कोई बचपन से सोचे कि मुझे डॉक्टर बनना है या वायलिनिस्ट बनना है, सालों मेहनत करे तो वो तो एक मंजिल के लिए जी रहा है ना। वो अभी यहीं में कैसे जी रहा है? वो व्यक्ति भी असल में अभी यहीं जी रहा था। हर पल, हर प्रैक्टिस सेशन में, हर सुर को साधने में उसका ध्यान उसी पल पर था। इसे मंजिल तक पहुंचने की दौड़ की तरह मत देखिए, इसे देखिए जैसे नाचना। जिंदगी नाचने जैसी है। लाइफ इज लाइक डांसिंग। नाचने जैसी? हाँ, जब आप नाचते हैं तो आपका लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं होता, नाचना ही लक्ष्य होता है। हाँ, नाचते नाचते आप कहीं पहुंच जरूर जाते हैं, पर हर कदम, हर मोमेंट अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है। वो बस मंजिल तक का रास्ता नहीं है। इसे एनर्जियल लाइफ कहा गया है, जहाँ प्रोसेस ही सब कुछ है, परिणाम नहीं। जैसे यात्रा करना। अच्छा। यात्रा तो घर से निकलते ही शुरू हो जाती है ना। सिर्फ मान लीजिए पिरामिड तक पहुंचना ही यात्रा थोड़ी है। समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या निकाले हम सब? क्या बड़े सपने देखना, बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागना छोड़ दें? शायद वो मतलब नहीं है।
लेकिन हाँ, ये सोच हमें याद दिलाती है कि शायद असली खुशी, असली सुकून मंजिल में उतना नहीं है जितना सफर के हर पल में है। अभी यहीं जीने में, सामान्य होने में, बुराई ना देखने में, शायद इसी में ज्यादा साहस है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर जिंदगी का मतलब हर पल को जीना है नाचने की तरह, तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कामयाबी या सक्सेस को कैसे देखेंगे? क्या मायने होंगे उसके फिर? इस पर सोचिएगा जरूर। Now, next chapter, the illuminated present, the meaning of life. नमस्कार। आज हम जीवन को देखने के एक कह सकते हैं एक बहुत ही अलग और दिलचस्प नजरिए पर बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जो कहते हैं कि असली जिंदगी वो बीते हुए कल या आने वाले कल में नहीं है, बल्कि सिर्फ यहाँ और अभी, मतलब हियर एंड नाउ में है। बिल्कुल। सोचिए, जैसे थिएटर स्टेज पर एक तेज स्पॉटलाइट सिर्फ एक्टर पर पड़ती है ना, हाँ। बाकी सब अंधेरे में होता है। जिंदगी का सच भी शायद उसी रोशन हिस्से में है। सही। अतीत तो वो तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, तो फिर सच क्या है, कहाँ है? बिल्कुल। और ये नजरिया कहता है कि जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब कोई लीनियर चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये छोटे छोटे पलों की, या कह लें कि बिंदुओं की, डॉट्स की एक सीरीज है। डॉट्स की सीरीज, जैसे मोतियों की माला। हाँ बिल्कुल वैसा ही। जैसे माला में हर मोती अपने आप में पूरा होता है, वैसे ही हर पल। पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम इन पलों को बस भविष्य की तैयारी का जरिया मान लेते हैं, हाँ ये तो होता है। और हम नजरअंदाज कर देते हैं कि जिंदगी तो असल में इन्हीं पलों में घटित हो रही है, मतलब ठीक इसी वक्त। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। मतलब क्या हम भविष्य के लिए प्लानिंग करना, सोचना ही छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल आता है मन में। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी जिसे बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, या मान लीजिए किसी को घर के बिल भरने हैं, उसकी चिंता है, वो भविष्य के बारे में सोचे बिना कैसे रहेगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, बात प्लानिंग या सोचने को छोड़ने की बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बात है अभी जो हाथ में है ना, उसे पूरी ईमानदारी से, मतलब अर्नेस्टली करने की। ईमानदारी से? हाँ, जैसे वो स्टूडेंट है, वो उस पल में बैठकर गणित के कुछ सवाल हल करें या कुछ नए शब्द सीखें। ठीक है। तो उस पल में जो कर सकता है वो करें। इसी को यहाँ एक तरह से उस पल का नृत्य कहा गया है। डांस। नृत्य। डांस मतलब उस पल के काम में पूरी तरह डूब जाना, बिना ये सोचे कि अरे कल क्या होगा, या हाय परसों क्या हुआ था। भविष्य की चिंता में डूबे रहना, या अतीत के बोझ तले दबे रहना। इसी को यहाँ एक तरह का जीवन झूठ कहा गया है। लाइफ लाई। जीवन झूठ, लाइफ लाई। ये शब्द थोड़ा चुभने वाला है। बिल्कुल। क्या मतलब है इसका कि हम सब जाने अनजाने में खुद को धोखा दे रहे हैं? एक महीने में, हाँ शायद। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा जीवन झूठ शायद यही है कि हम यहाँ और अभी में पूरी तरह से जीते नहीं हैं। हम या तो पुरानी घटनाओं में, अपनी यादों में खोए रहते हैं, या फिर आने वाले कल की कल्पनाओं और चिंताओं में। हाँ ये बात तो है। और इस चक्कर में होता क्या है, जो अनमोल पल अभी हाथ में है वो बस रेत की तरह फिसल जाता है। जीवन का कोई पहले से तय, कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं होता। मतलब? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मतलब है, पर वो मतलब हमें खुद देना पड़ता है, खुद खोजना पड़ता है या बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे किसी मुश्किल अनुभव के बाद ये सोचने के बजाय कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सोचना कि ठीक है ये हुआ, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये सोचने का एक अलग तरीका है। जैसे सोर्सेज में वो दादाजी का उदाहरण था ना। हाँ बिल्कुल। जिन्होंने युद्ध की इतनी भयानक तकलीफें झेली, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया और लोगों के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया चुना। बिल्कुल, उन्होंने अपने अनुभव को खुद एक मतलब दिया, उसे बोझ नहीं बनने दिया। पर मान लीजिए अगर किसी के पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ही ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो, या उसे समझ ही ना आए कि भाई अभी क्या करना है, तब? देखिए, लक्ष्य होना कोई जरूरी शर्त नहीं है। सच में? हाँ, यहाँ और अभी को पूरी ईमानदारी से जीना वही अपने आप में एक मकसद है, एक नृत्य है। इसे बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, गंभीर नहीं, बस सच्चा, ईमानदार होना जरूरी है, अर्नेस्ट। ठीक है। और हाँ, जब कभी लगे कि आजादी चुनते हुए रास्ता भटक रहे हैं या समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो एक मार्गदर्शक तारे, एक गाइडिंग स्टार की तरह एक विचार दिया गया, दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। हाँ, जब व्यक्ति इस भाव से जीता है, अभी में जीता है, तो वो देख पाता है कि इसी पल में दूसरों के लिए क्या छोटा सा योगदान संभव है। अच्छा। और फिर उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि कोई इसे पसंद कर रहा है या नहीं, वो ज्यादा आसानी से जी पाता है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होती है। हाँ। अगर मैं बदलती हूँ तो दुनिया बदलती है। ये तो बहुत पावरफुल विचार है। निश्चित रूप से बदलाव हमेशा व्यक्ति से ही शुरू होता है, अंदर से। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए पहली बार सही नंबर का चश्मा पहनने पर धुंधली दुनिया अचानक कैसी साफ और रंगीन दिखने लगती है। हाँ बिल्कुल। ये समझ अभी आनी जरूरी है। ये सोचने का कोई फायदा नहीं कि अरे यार काश ये 10 साल पहले पता होता। सही बात है। जैसा कि एडलर के विचारों में कहा गया है, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी। आपको शुरुआत करनी चाहिए, भले ही दूसरे सहयोग करें या ना करें। हर पल एक चुनाव है। बिल्कुल, आप हर पल अपने जीवन का अर्थ चुन रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ यही लगता है मुझे कि जीवन की असली चाबी ना तो बीते कल की यादों में है, ना आने वाले कल की चिंताओं में। वो तो यहाँ और अभी के हर पल को पूरी जागरूकता और ईमानदारी से जीने में है। सही। हर पल अपने आप में एक डांस है जिसे बस जीना है। हाँ बिल्कुल। और इन पलों को जीते हुए वो जो दूसरों के लिए योगदान वाला मार्गदर्शक तारा है, उसे ध्यान में रखना। हाँ। शायद एक ज्यादा सार्थक और स्वतंत्र जीवन की तरफ ले जा सकता है। सही कहा। अब एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर जीवन सचमुच इन्हीं छोटे छोटे क्षणभंगुर बीतते हुए पलों का जोड़ है, तो क्या हम वाकई हर पल को उसकी असली कीमत दे पा रहे हैं? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी तरफ से मिली सराहना ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ,
भविष्य में आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।